नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले आप कहानी पर चले। एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 131, उन्नत स्तर की लॉटरी, आध्यात्मिक खजाना। 10 दिन बाद होंगे घाटी एक चहल पहल भरे बाजार शहर में तब्दील हो चुकी थी। घाटी अभी भी लाल पत्तों वाले पेड़ों और आध्यात्मिक खेतों से भरी हुई थी। चूंकि बाजार अभी अभी खुला था, इसलिए वहां अभी भी अपेक्षाकृत शांति थी। वहां केवल 4 प्रमुख परिवारों और कुछ अन्य शक्तियों के कुछ ही लोग थे। अर्जुन केलोरर और लू मियाओगे बाजार शहर में घूम रहे थे और आसपास के माहौल से परिचित हो रहे थे। यद्यपि लाल पत्ती वाले पेड़ अभी भी वहां थे, लेकिन लेआउट को पुनः डिजाइन किया गया था और यह मूल होंगे घाटी से काफी अलग था। नया लेआउट जूलोग मार्केट के समान था, जिसे 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, जिनमें से प्रत्येक को आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए नामित किया गया था। प्रमुख परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली दुकानें वाणिज्यिक जिले में सर्वोत्तम थीं। अर्जुन केलोरर की दुकान बुरी जगह पर नहीं थी, लेकिन सबसे अच्छी भी नहीं थी। यह एक व्यावसायिक सड़क पर था। जब उन्होंने होंगी के लिए दुकान खरीदी तो अर्जुन केलोरर को इसकी कीमत का अंदाजा था, लगभग 3000 स्पिरिट स्टोन। यदि कुछ वर्षों में बाजार शहर फल फूल गया तो कीमत में काफी वृद्धि हो सकती है। जहां तक होंगी द्वारा खरीदी गई दुकान का सवाल है, उसका स्थान काफी साधारण है। यह एक सुदूर सड़क पर स्थित है। एक ओर यह बाहरी बिक्री के लिए उपलब्ध दुकान का स्तर है, दूसरी ओर यह रूई के मार्क्विस की जागीर के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण भी है। वे अधिकतम 1800 स्पिरिट स्टोन निकाल सकते हैं। लू मियाओगे के साथ टहलते समय अर्जुन केलोरर को गांव हे से एक संदेश मिला। बहन मियाओगे, मुझे कुछ काम है, मैं अभी वापस आती हूँ। अर्जुन केलोरर ने लू मियाओगे से कहा, जिसने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, आप आगे बढ़ें। लू मियाओगे ने एक सफेद पोशाक पहनी थी, जिससे सौम्य आभा फैल रही थी। इसके बाद अर्जुन केलोरर गांव हे से मिलने के लिए बाजार शहर के प्रवेश द्वार पर गए और उन्हें अपनी दुकान पर ले आए। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग 200 वर्ग मीटर में फैली हुई थी और 3 मंजिलें थीं। भाई गांव, अब से मैं तुम्हें इस दुकान के प्रबंधन से परेशान करूंगा। मैं हर महीने 3 बेहतरीन तावीज और कुछ उच्च स्तरीय तावीज उपलब्ध करा सकता हूं। जहां तक सामान खरीदने की बात है, अर्जुन केलोरर ने गांव हे को दुकान के संचालन के बारे में जानकारी दी। जूलोग मार्केट में कई वर्ष बिताने के बाद अर्जुन केलोरर आध्यात्मिक तावीज के व्यापार से परिचित थे। भाई लू, ये दुकान लू परिवार की नहीं है, बल्कि आपकी है। अर्जुन केलोरर की बातें सुनकर गांव हे दंग रह गए और पूछा। उसने पहले सोचा था कि अर्जुन केलोरर ने उसे किंजू पर्वत लू परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले तावीज मास्टर के रूप में होंगे घाटी के बाजार शहर में आमंत्रित किया था, लेकिन पता चला कि अर्जुन केलोरर ने अपनी दुकान खोल ली थी। इस रहस्योद्घाटन से गांव हे आश्चर्यचकित और ईर्ष्यालु हो गए। कई रूजक कृषकों को बाजार वाले शहर में घर खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उनमें से अधिकांश केवल नश्वर दुनिया में ही बसने का विकल्प चुन सके। एक उच्च श्रेणी के तावीज मास्टर होने के बावजूद एक बड़े बाजार वाले शहर में घर खरीदना आसान नहीं था। अर्जुन केलोरर जैसी दुकान जब तक होंगे बाजार शहर स्थिर रहता 3 पीढ़ियों का भरण पोषण कर सकती थी, जो कोई मजाक नहीं था। हे, ये सही है, लू परिवार की भी यहाँ एक दुकान है। अर्जुन केलोरर ने सच्चाई को छिपाए बिना मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि ये दुकान लू परिवार के व्यवसाय का हिस्सा नहीं है, बल्कि मेरा निजी उद्यम है। चूंकि मेरे पास इसे संभालने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैंने आपसे मदद मांगी है। उन्होंने किंजू पर्वत पर अभ्यास करने और चौथे बड़े की तरह अपनी पत्नी, उपपत्नियों और बच्चों के साथ रहने की भी योजना बनाई। हर महीने लू परिवार के तावीज बनाने के कार्य को पूरा करने के बाद वह अपनी तावीज की दुकान को सामान की आपूर्ति करता था और तावीज की दुकान की स्थिति की जांच करने और लू मियाओगे से मिलने भी आता था। ठीक है, कृपया चिंता मत करो गुरुजी। गांव हे ने आगे कोई प्रश्न न पूछते हुए उत्तर दिया। दुकान पर नजर डालने के बाद गांव हे ने अर्जुन केलोरर की ओर देखा और कहा, हालांकि इस दुकान को एक नाम की जरूरत है। आपको ही एक नाम सोचना चाहिए गुरुजी। अर्जुन केलोरर ने एक पल सोचा और यूं ही एक नाम सोच लिया। तो फिर इसे पीस टैलिस्मैन हॉल कहते हैं। गांव हे का मुंह मरोड़ दिया। इस तरह का नाम काफी सामान्य और अनोखा था। हालांकि कुछ शक्तिशाली परिवारों को छोड़कर ऐसे नाम सामान्य थे। यह उन पर निर्भर था कि वे मौखिक प्रचार के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। इसके बाद गांव हे और अर्जुन केलोरर ने आध्यात्मिक तावीज की दुकान की प्रारंभिक तैयारियों पर चर्चा की। अर्जुन केलोरर ने पहले ही उनसे इस बारे में बात की थी और गांव हे ने तदनुसार तैयारी कर ली थी। अर्जुन केलोरर को पता था कि गांव हे ने प्रयास किया है और उन्होंने उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो लू परिवार से मदद मांगने पर विचार किया था। इसके बाद अर्जुन केलोरर ने गांव हे के साथ दूसरे स्तर के गुफा आवास पर भी चर्चा की। गुफा आवास छोटा था, केवल 100 वर्ग मीटर का, लेकिन इसे प्रति वर्ष लगभग 80-90 स्पिरिट पत्थरों के लिए किराए पर दिया जा सकता था।
एक बार जब बाजार शहर फलने फूलने लगा तो इसे प्रति वर्ष 100 से अधिक स्पिरिट पत्थरों के लिए किराए पर दिया जा सकता था। अर्जुन केलोरा ने इसे गांव ही को 80 स्पिरिट स्टोन प्रति वर्ष के हिसाब से किराए पर देने की पेशकश की। गुरु आपका धन्यवाद, गांव ही ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा। इसके बाद अर्जुन केलोरा किंगझू फैमिली आध्यात्मिक तावीज की दुकान की ओर चल पड़े। दुकान का लेआउट जूलोग मार्केट के समान था, लेकिन थोड़ा बड़ा था। चांद सेन, क्या तुम्हारा काम हो गया? लू मियाओगे ने अर्जुन केलोरा के आने की जानकारी मिलते ही उनका स्वागत किया। वह सुंदर और परिष्कृत थी, उसकी आभा सौम्य थी, मानो वह नश्वर संसार से संबंधित नहीं थी। हाँ, मैं कर चुका हूँ, अर्जुन केलोरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने लू मियाओगे को गांव ही के मामलों के बारे में बताया और वे एक सामान्य जुड़े की तरह बातचीत करने लगे। उनके पास हमेशा बात करने के लिए कोई रोमांचक विषय नहीं होता था, तथा वे अक्सर अपने दैनिक जीवन पर चर्चा करते थे। जैसे ही रात हुई, होंगे घाटी शांत हो गई, केवल गश्त पर तैनात गार्ड ही जागते रहे। किंगझू लू परिवार की आध्यात्मिक तावीज की दुकान की तीसरी मंजिल में साधारण बेडरूम में मंद रोशनी थी और बिस्तर के पर्दे खींचे हुए थे। लू मियाओगे बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं, उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वह सार को अवशोषित कर रही थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह बादलों पर चल रही हो, उसकी सुंदरता अद्भुत थी। थोड़ी देर बाद लू मियाओगे ने अपनी नाक से एक मीठी गुनगुनाहट निकाली और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। ये देखकर अर्जुन केलोरा ने भी अपनी पत्नी को गले लगाया, जो गर्म थी और पसीने की महीन बूंदों से ढकी हुई थी, और भावनात्मक रेशम तकनीक का अंतिम चरण पूरा किया। उन्होंने परिष्कृत सार को आत्मसात किया और उसे अपने प्राण सार में मिलाकर अपने शरीर में वापस भेज दिया। वे दोनों अपनी साधना के आनंद में डूब गए। मियाओगे, क्यूई रिफाइनिंग के 9वें चरण तक पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? अर्जुन केलोरा ने अपनी गर्म और कोमल पत्नी को पकड़ते हुए धीरे से पूछा। पिछले हत्या के प्रयास और अपनी गर्भावस्था के कारण लू मियाओगे 3 महीने पहले ही क्यूई रिफाइनिंग के 8वें चरण में पहुंच पाई थी। इसमें लगभग 5 या 6 साल लगेंगे, लू मियाओगे ने उत्तर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था, वह सुंदर और आकर्षक लग रही थी। 5 या 6 साल, अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि लू मियाओगे की साधना गति के अनुसार उसे फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने में लगभग 10 साल लगेंगे। 10 साल में मैं एक असली फाउंडेशन स्थापना गोली प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूं, अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। और जब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच जाऊंगा तो मैं तलवार तकनीक को दूसरों को सिखाने पर विचार कर सकता हूं। अर्जुन केलोरा ने अपनी पत्नी लू मियाओगे को देखा और उसकी साधना के बारे में सोचा। स्वाभाविक रूप से उसे उसकी प्रगति की चिंता थी। चिंता मत करो, मैं बस पूछ रहा हूं, मैं आपको जल्दी से फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने और विकसित होने में मदद करना चाहता हूं, अर्जुन केलोरा ने लू मियाओगे के कान में फुसफुसाया और फिर उन्होंने अपनी दोहरी साधना जारी रखी। उनकी सभी पत्नियों में से केवल लू मियाओगे, जो क्यूई रिफाइनिंग के 8वें चरण में भी थी, का उनके साथ सबसे अच्छा दोहरा साधना प्रभाव था। एक दोहरी खेती का सत्र लगभग आधे महीने की खेती के बराबर था। उर्टिल्डा, लू मियाओगे का चेहरा लाल हो गया था, उसकी भौहें टेढ़ी हो गई थी, उसकी खूबसूरत आंखें पानी की तरह चमक रही थी और उसके दांत उसके होठों को काट रहे थे। आधे महीने तक होंगे घाटी में लू मियाओगे के साथ रहने के बाद अर्जुन केलोरा क्विंगझू पर्वत पर लौट आए। होंगे घाटी और किंगझू पर्वत के बीच की दूरी उसके लिए अधिक सुविधाजनक हो गई थी। किंगझू पर्वत पर लौटने के तीसरे दिन जियांग लोयू ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे में कोई स्पिरिट रूट नहीं था, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। 100 संतानों तक पहुंचने और उन्नत स्तर की लॉटरी जीतने के लिए मेजबान को बधाई। उन्नत स्तर की लॉटरी, अर्जुन केलोरा की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। इससे पहले जब उनके 50 बच्चे थे तो उन्हें लॉटरी में भाग लेने का अवसर मिला था। इस बार 100 बच्चों के साथ उन्होंने उन्नत स्तर की लॉटरी प्राप्त की थी। साधारण लॉटरी पहले से ही बहुत शक्तिशाली है और यह उन्नत स्तर की लॉटरी निश्चित रूप से और भी अधिक अविश्वसनीय होगी। इस समय अर्जुन केलोरा का दिल उत्साह और प्रत्याशा से भर गया था। वह तुरंत अध्ययन कक्ष में गया और लॉटरी शुरू कर दी। सिस्टम, मैं लॉटरी निकालना चाहता हूं, अर्जुन केलोरा ने खुद से फुसफुसाया। तुरंत ही एक गहरे लाल रंग का आभासी लॉटरी पहिया प्रकट हुआ। पिछले लॉटरी व्हील के विपरीत इसमें केवल 4 क्षेत्र थे: मार्शल आर्ट मैनुअल, आध्यात्मिक गोलियां, स्वर्गीय सामग्री और जादुई खजाने। साधारण लॉटरी से वास्तविक स्तर की मार्शल आर्ट निकल सकती है और यह उन्नत स्तर की लॉटरी। क्या ये वास्तविक स्तर से ऊपर की मार्शल आर्ट निकालेगी? और साधारण लॉटरी स्वर्गीय पालतू जानवरों को आकर्षित कर सकती है, इसलिए यह उन्नत स्तर की लॉटरी। क्या यह एक सच्चे आध्यात्मिक जानवर को आकर्षित नहीं करेगी? लॉटरी के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए अर्जुन केलोरा का दिल उत्सुकता और उत्साह से भरा हुआ था। वह उत्सुक था कि उसे क्या इनाम मिलेगा। सिस्टम, लॉटरी निकालो। अर्जुन केलोरा ने एक गहरी सांस ली और उसके दिल की एक कोमल गति के साथ उसके सामने उन्नत स्तर का लॉटरी पहिया तेजी से घूमने लगा। 5 सेकंड बाद सुनहरी रोशनी धीमी हो गई और अंततः आध्यात्मिक खजाने खंड पर रुक गई।
डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने 9 खजाना ज़ेड रुई, एक आध्यात्मिक खजाना प्राप्त कर लिया है। इनाम सिस्टम स्पेस पर भेज दिया गया है और आप इसे किसी भी समय देख सकते हैं। लॉटरी व्हील पर 9 सितारों वाला एक नीला पैटर्न दिखाई दिया, जिसके साथ सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि भी थी। आध्यात्मिक खजाना 9 खजाना ज़ेड रुई। अर्जुन केलोरा को जो इनाम मिला था उससे वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। उन्होंने आध्यात्मिक खजाना प्राप्त करने की आशा नहीं की थी, जो कि एक उच्च श्रेणी का जादुई खजाना था जिसे केवल दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के साधक ही प्राप्त कर सकते थे। इस तरह का आध्यात्मिक खजाना निकालना बहुत अच्छा है, और 100 खजाने की शोधन शारीरिक तड़का तकनीक के साथ मैं कम से कम इसका उपयोग तो कर ही सकता हूँ। अगर मैंने कोई मार्शल आर्ट मैनुअल या कुछ बेकार गोलियां या सामग्री बनाई होती तो यह वास्तव में एक नुकसान होता और मैं उन्हें बिना इस्तेमाल किए ही छोड़ सकता था। अर्जुन केलोरा को आध्यात्मिक खजाना पाने पर निराशा महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने सोचा कि इनाम काफी अच्छा था। आखिरकार सिस्टम के पुरस्कार उसके लिए बहुत उन्नत थे और वह उन्हें तुरंत वास्तविक शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता था। लेकिन 100 खजाने की शोधन शारीरिक तड़का तकनीक के साथ वह अपने शरीर को विकसित करने और परिष्कृत करने के लिए किसी भी जादुई खजाने का उपयोग कर सकता था, जिससे उसकी तकनीक की गति बढ़ जाती थी। मध्यम श्रेणी के जादुई खजाने ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीट की मदद से उनकी 100 खजाना शोधन बॉडी टेम्परिंग तकनीक तेजी से आगे बढ़ी थी। लगभग 1 वर्ष में वह तीसरे चरण तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। यदि वह अपने शरीर में 9 खजाने वाली ज़ेड रुई जैसे आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत कर सके तो उसकी 100 खजाने की शोधन शारीरिक तड़का तकनीक की साधना की गति संभवतः बहुत बढ़ जाएगी। अर्जुन केलोरा ने सिस्टम स्पेस को देखा, जहां 9 खजाना ज़ेड रुई संग्रहित किया गया था। आध्यात्मिक खजाना 9 खजाना ज़ेड रुई। ग्रेड आध्यात्मिक खजाना। वर्णन 9 स्वर्गों के देवराज ने ध्यान में बैठने से पहले तारों का सार एकत्र किया और उसे वानलिंग ज़ेड में मिलाकर अपनी 9 महान दिव्य क्षमताओं से परिष्कृत किया। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा खजाना प्राप्त हुआ जिसमें 9 महान दिव्य क्षमताएं, अनंत शक्ति और रहस्यमय क्षमताएं समाहित थीं, जिन्हें महान जादुई शक्ति के बिना कोई भी सक्रिय नहीं कर सकता। क्या इस आध्यात्मिक खजाने का स्तर निम्न, मध्यम, उच्च और सर्वोच्च स्तरों में विभाजित नहीं है? अर्जुन केलोरा ने अपने सामने खजाने के बारे में जानकारी देखी और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इससे उसे एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा हुआ एक अंश याद आया, जिसमें कहा गया था कि स्वर्गीय स्तर के आध्यात्मिक खजाने चरम स्तर के खजानों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। इसलिए उन्हें निम्न, मध्यम, उच्च और शीर्ष ग्रेड में विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चाहे आप ग्रेड को कैसे भी विभाजित करें, ये कम से कम एक स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाना है। टस्क टस्क टस्क, मुझे डर है कि 100 खजाने शोधन शरीर तपन तकनीक के निर्माता भी साधना के लिए अपने शरीर में एक स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। अर्जुन केलोरा को खजाने के प्रभाव के स्तर या विवरण की परवाह नहीं थी, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल था जिसमें कहा गया था कि इसे महान जादुई शक्ति के बिना किसी के द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकता। आखिरकार स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने के स्तर पर उसके लिए इन प्रभावों का क्या महत्व था? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह सिर्फ क्यूई शोधन में कमजोर था। भले ही उसके पास कोर फॉर्मेशन के सच्चे व्यक्ति की शक्ति हो, फिर भी वह इस स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने को सक्रिय करने में सक्षम नहीं होगा। बिना अधिक सोचे समझे उन्होंने सिस्टम स्पेस से स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाना पुनः प्राप्त कर लिया। तुरंत ही एक छोटी, उत्तम और गर्म ज़ेड रुई प्रकट हुई, जो लगभग एक बच्चे के हाथ के आकार की थी। ज़ेड रुई को 9 रंगों से सजाया गया था: गहरा लाल, रक्त लाल, सुनहरा, आसमानी नीला, गहरा नीला, बैंगनी, काला, गहरा काला और सफेद, जो एक तारों भरी नदी की तरह बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। सुंदर और शानदार। वाह, यह एक स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाना है और यह बहुत। जैसे ही अर्जुन केलोरा ने 9 खजाने ज़ेड रुई को पुनः प्राप्त किया, उन्हें इसके प्रभावों की समझ प्राप्त हुई। 9 खजाने ज़ेड रुई में 9 महान दिव्य क्षमताएं थीं, जिन्हें 9 खजाने के रूप में जाना जाता है। पहला खजाना था सार, जो शारीरिक शक्ति बढ़ा सकता था। दूसरा खजाना ऊर्जा था, जो आध्यात्मिक क्यूई को बढ़ा सकता था। तीसरा खजाना था आत्मा, जो आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ा सकता था। चौथा खजाना था गति, जिससे गति बढ़ाई जा सकती थी। पांचवा खजाना उपचारात्मक प्रकाश था, जो शरीर की मरम्मत और आत्मा का उपचार कर सकता था। छठा खजाना सुरक्षात्मक प्रकाश था, जो एक सुरक्षात्मक प्रकाश में परिवर्तित हो सकता था, जो सभी हमलों को पीछे हटा देता था। सातवां खजाना था प्रकाश को सील करना, जो दूसरों की आध्यात्मिक शक्तियों को सील कर सकता था और यहां तक कि स्वयं की सांस को भी सील कर सकता था। आठवां खजाना प्रकाश को खोलना था, जो सभी प्रकार की संरचना की मुहरों को तोड़ सकता था। नौवां खजाना 9 रंगों वाली आपदा प्रकाश था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। वाह, ये 9 खजानों वाला ज़ेड रुई एक बहुउद्देशीय खजाना है, जो बढ़ा सकता है, हमला कर सकता है, बचाव कर सकता है, उपचार कर सकता है और भी बहुत कुछ। ये सचमुच एक सर्वशक्तिमान खजाना है। अरे, यह अफसोस की बात है कि मैं इसे केवल देख सकता हूं, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकता। अर्जुन केलोरा ने अपने सामने स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने को देखा, उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। इस प्रणाली के माध्यम से उन्होंने जाना कि इस स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने के 4 प्रवर्धन प्रभाव हैं: सार, ऊर्जा, आत्मा और गति, जिनका अधिकतम प्रवर्धन 10 गुना है।
जहां तक पांचवें खजाने उपचार की बात है, हालांकि यह लोगों को मृतकों में से वापस नहीं ला सकता था, यह मूलतः सिर्फ एक सांस से लोगों के जीवन को बचा सकता था। ये सभी चोटों से तुरंत ठीक होने के लिए जीवन के स्रोत का उपभोग भी कर सकता है। बस ये कुछ प्रभाव ही इसे एक अद्वितीय खजाना बनाने के लिए पर्याप्त थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। अचानक अर्जुन केलोरा की आंखें चमक उठी, मानो उसे कोई विचार आया हो। 100 खजाना शोधन शरीर तड़का तकनीक का अंतिम चरण मानव शरीर को एक स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने में परिष्कृत करना है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान मैं सिर की हड्डी, छाती की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और 4 अंगों को भी अलग कर सकता हूं और उन्हें जादुई खजाने के रूप में विकसित कर सकता हूं। मैं ट्रेजर बोन तकनीक और बोन फ्यूजन तकनीक का उपयोग करके अपने शरीर के एक हिस्से को सीधे इस 9 खजाने ज़ैड रूई के साथ जोड़ सकता हूं, जिससे यह मेरी अपनी जन्मजात खजाने की हड्डी बन जाएगी। इस तरह इस 9 खजाने ज़ैड रूई के 9 प्रभाव मेरी अपनी दिव्य क्षमताएं बन सकते हैं। बात बस इतनी है कि मेरी जन्मजात खजाने की हड्डी के विलय के बाद उसके प्रभावों की शक्ति बहुत कम हो जाएगी और मैं उस हड्डी में मौजूद दूसरे जादुई खजानों को और परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा। मुझे उसे खुद ही पोषित और विकसित करना होगा। अर्जुन केलोरा को 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक की पूरी समझ थी। उन्होंने तुरंत इस 9 खजाने ज़ैड रूई का उपयोग करने के लिए एक विधि के बारे में सोचा। ये 9 खजानों वाली ज़ैड रूई को उसकी हड्डियों के साथ मिलाना था, जिससे यह उसकी अपनी जन्मजात खजाने वाली हड्डी बन जाए। हालांकि मैं अभी 100 खजाना शोधन शरीर तपन तकनीक के दूसरे चरण में ही हूँ। अपनी हड्डियों को जोड़ने के लिए मुझे कम से कम 5वें चरण तक पहुंचना होगा, जहां मेरा शरीर आध्यात्मिक हथियारों के बराबर हो, तभी मैं प्रयास कर पाऊंगा। लेकिन इस 9 खजाने ज़ैड रूई के साथ जब तक मैं सम्मलन और शोधन पूरा कर लेता हूं, मैं इस स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने की शक्ति उधार ले सकता हूं, ताकि मुझे 100 खजाने शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक के 5वें चरण तक पहुंचने में मदद मिल सके, जो इतना दूर नहीं लगता है। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा, गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसने और कुछ नहीं सोचा और कमल की मुद्रा में बैठ गया। आओ इसे करें। अपने सामने 9 खजाने ज़ैड रूई को देखते हुए उन्होंने 100 खजाना शोधन शरीर तपन तकनीक को सक्रिय किया और उनके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक ज्वाला प्रज्वलित हुई, जिससे सम्मलन प्रक्रिया शुरू हुई। झोशान प्रांत शहर में क्यू चांगगे शहर की सड़कों पर घूम रहे थे। उन्होंने काले रंग की चौड़ी आस्तीन वाली पोशाक पहनी हुई थी और उनके सफेद बाल काले रंग में रंगे हुए थे तथा उन्हें हेयरपिन से बांधा हुआ था। उनका ठंडा और कठोर चेहरा शांत और मौन दिखने के अलावा असामान्य नहीं लग रहा था। हालांकि उसके पीछे एक लंबा और मांसल गंजा आदमी था, जो काली वर्दी पहने हुए था। उस आदमी के शरीर से एक भयावह आभा निकल रही थी, जिससे लोग भयभीत और कांपने लगे और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। क्वो चांगगे वहीं रुक गया और अपने सामने उज्जवल और सुंदर क्वो मनो को देखने लगा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें अच्छी तरह याद था कि पिछली बार जब वे घर लौटे थे तो उनके परिवार की जागीर खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और उसमें जंगली घास उगाई थी। यह अचानक अपनी पूर्व स्थिति में कैसे लौट आया? क्या यह हो सकता है कि जो मैंने पहले देखा वह सिर्फ एक भ्रम था? शायद मेरे माता पिता मर ही नहीं गए। क्वो चांगगे का दिल धड़क उठा। उसका लंबे समय से सुप्त हृदय अब भावनाओं से भर गया था और आंसू लगभग बह निकले। लेकिन वह दरवाजे के पास नहीं गया। अपनी फाउंडेशन स्थापना साधना के साथ वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मनो के अंदर केवल एक बूढ़ा आदमी था और कोई नहीं। इसलिए वह जानता था कि खंडहर हो चुके मकान के बारे में उसकी पहले की धारणा कोई भ्रम नहीं थी। मनो की वर्तमान स्थिति किसी कारणवश पुनः निर्मित की गई होगी। इस समय जागीर के अंदर मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने क्वो चांगगे को देखा, जो अभी भी बाहर खड़ा था, और खुद को रोक नहीं सका और पूछा, युवा मास्टर, क्या आपको यहाँ कुछ काम है? मुझे याद है कि क्यू मैनर पर डाकुओं ने हमला किया था, है ना? क्वो चांगगे थोड़ी भारी आवाज में बोलने से पहले एक क्षण के लिए चुप रहे। हाँ, क्वो परिवार को पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या पाप किया है। 10 साल पहले उन पर डाकुओं ने हमला किया था और जागीर खंडहर में तब्दील हो गई थी। लेकिन पिछले साल, बोलते समय बूढ़े व्यक्ति की आवाज भावुकता से भरी हुई थी। बूढ़े आदमी के शब्द धीमे और अस्पष्ट थे, लेकिन क्वो चांगगे ने सामान्य स्थिति को समझ लिया। उन्हें पता चला कि एक पुरुष और एक महिला उनके माता पिता के लिए एक स्मारक बनाने और जागीर का पुनर्निर्माण करने आए थे। झेनझेन अभी भी जीवित है। क्वो चांगगे को तुरंत पता चल गया कि जिस महिला का उल्लेख किया गया है वह उसकी बहन क्वो झेनझेन है। ये जानकर कि उसकी बहन अभी भी जीवित है, उसका शरीर उत्साह से कांप उठा। लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया, सिर हिलाया और उस गंजे आदमी के साथ चला गया। जैसे ही वे चले गए, वे दोनों प्रकाश की एक किरण में बदल गए और क्यू मैनर के आंगन में गायब हो गए। परिचित किंतु सुनसान प्रांगण को देखते हुए क्वो चांगगे के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं थीं। इस समय उसने पिछवाड़े में कब्र के पत्थर और पैतृक हॉल को देखा। पिता क्वा क्विन सोंग, मां क्वा झाओशी की कब्र, दामाद अर्जुन केलोरा, बेटी क्वा झेनझेन। झेनझेन की शादी हो गई है। क्वो चांगगे ने अपने सामने कब्र के पत्थर को देखा। अपनी बहन क्वो झेनझेन की यादें उसके दिमाग में तैरने लगी।
ये सोचकर कि उसकी बहन अभी भी जीवित है और उसकी शादी हो चुकी है, उसे खुशी और जटिलता सहित मिश्रित भावनाएं महसूस हुई। समय सचमुच बहुत जल्दी बीत जाता है। अच्छा हुआ कि उसकी शादी हो गई, वरना झेन का व्यक्तित्व उसके लिए अकेले रहना मुश्किल कर देता। मुझे आश्चर्य है कि अब झेन कैसा है। क्वो चांगगे ने अपने सामने कब्र के पत्थर को देखा, उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं, उसका हृदय जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अभी भी जीवित है तो मैं रक्त संबंधों का उपयोग करके उन्हें खोजने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकता हूं, काले कवच वाले व्यक्ति ने कहा। उसका चेहरा चापलूसी भरा था। उस आदमी की चापलूसी भरी अभिव्यक्ति ने अचानक उसके चारों ओर के भय भरे माहौल को खत्म कर दिया। छोड़ो, मेरी वर्तमान स्थिति में उसके जीवन में खलल न डालना ही बेहतर है। क्वो चांगगे ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि वह पहले ही एक खतरनाक रास्ते पर चल चुके थे जो आम लोगों से अलग था। अगर वह अपनी बहन से मिलने गया तो उसकी जिंदगी में खलल पड़ सकता है। इसके अलावा वह इस यात्रा पर अधिक समय तक नहीं रुक सके। तुरंत ही क्वो चांगगे ने घुटने टेके और कब्र के पत्थर के सामने झुककर प्रणाम किया, फिर धूप बत्ती चढ़ाने के लिए पैतृक हॉल में चले गए। चलो हम जाकर देखते हैं, बशर्ते हम उसकी जिंदगी में कोई खलल न डालें। सब कुछ खत्म करने के बाद क्वो चांगगे अपने परिवार के बारे में सच्चाई की जांच करने के लिए क्वो मनो छोड़ने वाला था जब उसे अचानक अपनी बहन का ख्याल आया। वह उससे मिलने जाने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, ये देखने के लिए कि अब वह कैसे रह रही है। मुझे क्या करना चाहिए? क्वो चांगगे ने काले कवच वाले आदमी की ओर देखते हुए पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें बस मुझे अपने खून की एक बूंद देनी होगी और मैं उसका इस्तेमाल तुम्हारी बहन को ढूंढने में कर सकता हूँ। ये सुनते ही क्वो चांगगे ने सीधे क्रिस्टल क्लियर चमकदार लाल रक्त की एक बूंद निचोड़ ली। यद्यपि राक्षसी मार्ग में ऐसी कई तकनीकें थी जिनमें अन्य लोगों के रक्त का उपयोग जादू टोना करने या यहाँ तक कि जहर देने के लिए किया जाता था, फिर भी उसने इसकी चिंता नहीं की। वह जानता था कि उसके स्वामी का उसके लिए एक निश्चित उद्देश्य था। उसका जीवन और मृत्यु अब उसके अपने हाथ में नहीं थी। काले कवच वाले व्यक्ति ने रक्त लिया और एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उसे एक छोटे गहरे लाल सांप में बदल दिया। ये रक्त सांप स्वचालित रूप से आपके रक्त संबंधों से संबंधित लोगों को ढूंढ लेगा, आदमी ने कहा। चल दर, क्वो चांगगे ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी क्योंकि वह रक्त सांप को देख रहा था और काले कवच वाले आदमी के साथ आंगन में गायब हो गया। 7 दिन बाद किंगजू पर्वत। झेन भी साधना पथ पर आ गया है। क्वो चांगगे और काले कवचधारी व्यक्ति रक्त सांप का पीछा करते हुए किंगजू पर्वत की तलहटी तक पहुंचे। उसने तुरंत देखा कि किंगजू पर्वत एक कृषक परिवार का निवास था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बहन एक किसान परिवार के घर आएगी और वह भी खेती के रास्ते पर चल पड़ेगी। इस छोटे से परिवार में केवल एक ही फाउंडेशन स्थापना साधक है। काले कवच वाले आदमी ने स्थिति को भांपते हुए कहा, मास्टर, क्या आप सीधे प्रवेश करना चाहते हैं या चुपके से? काले कवच वाले आदमी ने चेहरे पर चापलूसी भरे भाव से पूछा। लेखक नोट, मुझे स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने के बारे में बताने दीजिए। सबसे पहले इस जादुई खजाने का उपयोग केवल 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक में तेजी लाने और नायक की दिव्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जहां तक विलय का प्रश्न है, ये 100 खजाना शोधन शरीर तड़का तकनीक और इस स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने के बीच संबंध स्थापित करने के बारे में है, जिससे इसे शरीर में परिष्कृत किया जा सके, जो कि पारंपरिक रूप से परिष्कृत जादुई खजाने से अलग है। और मुझे लगता है मैंने ये तो नहीं कहा था कि ये कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा, है ना? यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीड को भी परिष्कृत होने में 3 महीने लगे। दूसरा, साधन आत्मा और आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में। मेरी अधिकांश सेटिंग्स नश्वर लोगों पर आधारित है और नश्वर दुनिया में वर्चुअल हेवन ट्राइपॉड और कई स्वर्गीय आध्यात्मिक खजानों में यंत्र आत्माएं या आध्यात्मिक प्रकृति नहीं होती हैं, जो जादुई शक्ति द्वारा संचालित होती हैं। तो इस रूई में कोई साधन आत्मा या आध्यात्मिक प्रकृति नहीं है, जो अभी भी स्वीकार्य है, मुझे लगता है। क्वो चांगगे और काले कवच वाला आदमी किंगजू पर्वत के भीतर चले गए। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों अस्तित्वहीन थे, जिससे वे लू परिवार के संरक्षक शिष्यों के लिए अदृश्य हो गए। रक्त मार्गदर्शक सांप का पीछा करते हुए क्वो चांगगे व्हाइट डियर माउंटेन विला में पहुंचे। उसने तुरंत लू परिवार के सदस्यों के एक समूह को अपने बच्चों को स्कूल से लाते हुए देखा। भीड़ में से उसने अचानक एक महिला को देखा जो लगभग 20 वर्ष की थी, जिसका चेहरा सौम्य और सुंदर था तथा उसने गुलाबी और सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी। महिला एक बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी और उसके साथ एक 20 वर्षीय युवक भी था, जिसने नीला वस्त्र पहना हुआ था। उनके आसपास 8-9 बच्चे थे जो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। 10 वर्षों तक उसे न देखने के बावजूद क्वो चांगगे ने एक नजर में पहचान लिया कि गुलाबी और सफेद पोशाक वाली, सौम्य और चमकदार सुंदरता वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन क्वो झेन थी। झेन। उसने मन ही मन पुकारा, परंतु उसकी शांति भंग होने के भय से उसने कोई आवाज नहीं निकाली। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह छोटी बच्ची भी मां बन गई है। क्वो चांगगे ने देखा कि क्वो झेन एक हाथ में बच्चे को लेकर उस आदमी के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी, साथ ही अपने पास बैठे बच्चों को प्यार से संबोधित कर रही थी।
उसकी गहरी और बेजान आंखों में खुशी, राहत, भारीपन, डर और उलझन की भावनाएं झलक रही थीं। वह देख सकता था कि उसकी बहन यहाँ अच्छी तरह रह रही थी। उसके चेहरे पर न केवल खुशी और आनंद झलक रहा था, बल्कि वह साधना के मार्ग पर भी चल पड़ी थी। उसकी साधना का स्तर थोड़ा कम था, केवल क्यूई शोधन क्षेत्र के चौथे चरण पर। बाद में उसने अपनी नजर उसके बगल में अर्जुन केलोरा पर घुमाई। वह जानता था कि यह उसकी बहन का पति होगा। अपने बहनोई के बारे में उनकी पहली धारणा काफी अच्छी थी। उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक स्मारक बनवाया और क्यू मैनर का जीर्णोद्धार किया। इसके अतिरिक्त वह दिखने में भी काफी सुंदर था, जो उसकी बहन की सुंदरता से मेल खाता था। अपनी बहन और बच्चों से बात करते समय उनका व्यवहार सौम्य था, जो एक पति और पिता की भूमिका को दर्शाता था। उन्होंने अर्जुन केलोरा के साधना स्तर पर नजर डाली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे इसे समझ नहीं पाए। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार साधना जगत में ऐसी कई विधियां और खजाने मौजूद हैं जो किसी की आध्यात्मिक शक्ति को छिपा सकते हैं। ऐसा खजाना होने का अर्थ था कि उसके बहनोई का इस परिवार में सम्मानजनक दर्जा था। उन्होंने अर्जुन केलोरा को अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत करने से बचने के लिए मंत्रों का प्रयोग नहीं किया। क्या ये सभी झेन के बच्चे हैं? क्वो चांगगे की नजर उस दंपति के पास खड़े बच्चों के समूह पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये बच्चे अधिकतर 5 या 6 वर्ष के थे, जिनमें सबसे बड़ा 8 या 9 वर्ष का था। उन्होंने याद किया कि उन्होंने 10 साल पहले ही घर छोड़ा था। उस समय अवधि में यह असंभव लग रहा था कि उसकी बहन ने इतने सारे बच्चों को जन्म दिया होगा। अगले ही क्षण उसने ध्यानपूर्वक उनकी जांच की। केवल क्वो झेन की गोद में मौजूद शिशु, एक 8 या 9 साल के लड़के और एक 6 या 7 साल की लड़की के साथ उसे अपने चाचा के रूप में एक हल्का सा रक्त संबंध महसूस करने की अनुमति देता था। उसे एहसास हुआ कि केवल ये 3 ही उसकी बहन के बच्चे थे। ये देखकर कि सिर्फ 3 ही थे, उसने राहत भरी सांस ली। अगर उसकी बहन ने 10 साल में 10 बच्चे पैदा किए होते तो शायद वह तलवार खींचने के बारे में सोचता। केवल इस बच्चे में ही आत्मा जड़ है। क्वो चांगगे ने अपने रक्तवंश को साझा करने वाले 3 बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी निगाह लू क्वांजेन पर पड़ी। क्वो झेन ने कुल 4 बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से पहले बच्चे लू क्वानजेन और तीसरे लू मियाओचेन में आत्मा जड़ें थीं। हालांकि लू मियाओचेन अभी स्कूल जाने लायक नहीं था और घर पर ही खेल रहा था। मुझे इस बच्चे की आत्मा की जड़ की गुणवत्ता के बारे में आश्चर्य है। यद्यपि वर्षों से लगातार साधना करने के लिए बाध्य किया गया था, फिर भी क्वो चांगगे को साधना क्षेत्र की सामान्य समझ थी। वह जानता था कि यह नश्वर संसार से कहीं अधिक क्रूर है, बलवान द्वारा कमजोर को खा जाने और योग्यतम के जीवित रहने का नग्न प्रदर्शन। यदि उसके भतीजे का आत्मिक मूल केवल औसत था, तो संभवतः उसे अपनी साधना यात्रा शुरू करने पर अनेक परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। सांस। क्वो चांगगे ने एक सांस छोड़ी। वर्षों से उसका दिल सुन्न और बेजान हो गया था, लेकिन इस पल वह उदास होने से खुद को रोक नहीं पाया। वह न केवल अपनी बहन के जीवन के बारे में चिंतित था, बल्कि अपने भतीजे की स्थिति के बारे में भी चिंतित था। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, इन विचारों पर और ज्यादा सोचने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि उसकी मौजूदा परिस्थितियों में दूसरों की चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वो झेन और अन्य लोगों के हंसते बोलते समूह को धीरे धीरे दूर होते देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चल दर। क्वो चांगगे ने अपनी आंखें पुनः खोली, दृढ़ निश्चय नजर से देखा और किंगजू पर्वत से दूर जाने के लिए मुड़ा। अपनी बहन को देखकर और यह जानकर कि वह अच्छी तरह रह रही है, उसे आश्वस्ति महसूस हुई। वह अपनी वर्तमान स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। अपनी बहन के साथ ज्यादा संपर्क उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। अब उसे जो करने की आवश्यकता थी वह था अच्छी तरह से जीवन जीने का प्रयास करना और स्वयं को उन्नत करना, जब तक कि उसके पास अपने भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति न आ जाए। चाहे भविष्य कितना भी कठिन हो, सौभाग्यपूर्ण हो या विनाशकारी, यही उसका एकमात्र विकल्प था, यही उसका एकमात्र रास्ता था। जैसा कि उसके गुरु ने कहा था, इस संसार में केवल अपनी शक्ति ही शाश्वत है। हल्की हवा चलने से बांस हिलने लगे, जिससे अत्यंत आराम और शांति का एहसास हुआ। क्वो झेन, जो अर्जुन केलोरा के साथ बातचीत कर रही थी, ने अचानक अपना सिर क्वो चांगगे की दिशा में घुमाया, मानो उसे कुछ आभास हो रहा हो। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। झेन, क्या हुआ? अर्जुन केलोरा ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है। क्वो झेन ने उस अकथनीय अनुभूति से अप्रभावित होकर हल्के से अपना सिर हिलाया। अर्जुन केलोरा क्वो चांगगे के आगमन से अनजान रहे। उनका जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, खेती करना, ताबीज बनाना, अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ समय बिताना। इसमें एकमात्र अतिरिक्त कार्य 9 खजाने वाले जेड रूई को अनुष्ठान पूर्वक परिष्कृत करना था। ये 9 खजाना जेड रूई वास्तव में एक स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। इसे परिष्कृत करना ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीट से 100 गुना ज्यादा कठिन था। जुबान युआन मन का अपने पास होने के बावजूद, अनुष्ठान शोधन पर प्रतिदिन 1 या 2 घंटे खर्च करने के बावजूद, उन्होंने अनुमान लगाया कि इसे पूरा करने में 2 से 3 वर्ष लगेंगे। हालांकि समय काफी लंबा था, लेकिन उन्होंने 9 खजाने वाली जेड रूई के पूर्ण रूप से परिष्कृत होकर उनके शरीर में समाहित हो जाने के बाद होने वाले प्रभावों का बहुत अच्छी तरह से अनुमान लगाया था।
पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। अर्जुन केलोरा, लगता है मैं फिर से गर्भवती हूँ। लू म्याओहुआन ने एक दिन आकर अर्जुन केलोरा को बताया। शुरू में उसने कहा था कि वह केवल एक ही बच्चा पैदा करेगी, लेकिन अब वह दोबारा गर्भवती हो गई है, जबकि उसका पहला बच्चा मात्र 1 वर्ष का था, जिससे वह परेशान और व्यथित दिख रही है। क्या आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसे बाहर निकालना भूल गए? अर्जुन केलोरा दूसरी युवती की बातें सुनकर कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने कोई जवाब दिया। भले ही संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से न किया गया हो, फिर भी दोनों अक्सर एक साथ दोहरी साधना करते थे। ऐसे मामलों में यदि उसने खुद को ठीक से नियंत्रित नहीं किया और लू म्याओहुआन इसे बाहर निकालना भूल गया, तो गर्भावस्था की संभावना काफी अधिक थी। तो क्या करें? लू म्याओहुआन ने अपने लाल होंठ फुलाए, कुछ मासूम लग रही थी। अगर आप गर्भवती हैं तो यह आखिरी वाला लीजिए। अर्जुन केलोरा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, ठीक है। लू म्याओहुआन ने जोर से सिर हिलाया। कुछ देर दूसरी युवती के साथ रहने के बाद अर्जुन केलोरा ने देखा कि महीना खत्म होने वाला है। वह वहां से निकल पड़ा और अपनी स्टील पंख वाली बास पर सवार होकर होन्गे घाटी के बाजार की ओर चल पड़ा। होन्गे वैली मार्केट को खुले हुए 3 महीने से अधिक समय हो गया था, लेकिन भीड़ कम ही रही, जिससे सड़कें सुनसान रहीं। इस शांत वातावरण में उनके पीस टेलिसमैन हॉल में कामकाज भी काफी निराशाजनक था। यदि दुकान उसकी नहीं होती तो ऐसी स्थिति में उसे घाटे में काम करना पड़ता। न केवल पैदल यातायात कम था, बल्कि इस समय सभी प्रमुख दुकानें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 60-70% तक की छूट दे रही थी, जिससे लाभ मार्जिन बहुत कम रह गया। अर्जुन केलोरा अपनी दुकान में टहलते हुए इस महीने के बहीखाते की समीक्षा कर रहे थे। सामग्री और श्रम लागत में कटौती के बाद मैंने इस महीने केवल 31 स्पिरिट स्टोन का लाभ कमाया। ये तो किराए के लिए भी पर्याप्त नहीं है, मैं तो वास्तव में पैसे खो रहा हूँ। सौभाग्य से 1 या 2 साल में बाजार में आवाजाही धीरे धीरे बढ़ेगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। इस महीने के खातों को देखकर अर्जुन केलोरा अवाक रह गए। इससे उपस्थित गांवहे को काफी असहज महसूस हुआ। यद्यपि यह शुरुआती दौर था जिसमें यातायात कम था और बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए प्रचारात्मक छूट दी जा रही थी, लेकिन इस तरह के प्रमुख स्थान पर एक महीने में केवल 30 स्पिरिट स्टोन का लाभ होना वास्तव में उनके लिए शर्मनाक था, क्योंकि वह एक प्रमुख ताबीज मास्टर और दुकानदार थे। अर्जुन केलोरा ने बिना कुछ और कहे हाथ हिलाकर अपनी बात टाल दी। वह जानता था कि यह एक सामान्य स्थिति है। आखिरकार लू म्याओगे की लू फैमिली टेलिसमैन शॉप भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रही थी, लेकिन अपने स्थान और ब्रांड प्रतिष्ठा के कारण वह थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। इसके तुरंत बाद वह किंजू लू परिवार के ताबीज की दुकान पर गए और अपनी पत्नी लू म्याओगे के साथ हमेशा की तरह दोहरी साधना का अभ्यास किया ताकि उनकी भावनाओं और साधना को मजबूत किया जा सके। 1 महीने बाद किंजू पर्वत पर अभ्यास कक्ष के अंदर अर्जुन केलोरा 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का अभ्यास करते हुए पालथी मारकर बैठे थे। अचानक उसके डेंटियन में आध्यात्मिक शक्ति अशांत रूप से उभरी। इससे उसके चारों ओर तलवारों की तेज और तीव्र आभा घूमने लगी, धूल बिखरने लगी और हवा में एक हल्का सा आध्यात्मिक दबाव फैल गया। क्यूई शोधन 9वां चरण। अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें खोली, उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। इस सफलता से वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक की साधना से उसे अपनी साधना प्रगति का सामान्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके लिए यह सफलता स्वाभाविक और सहज रूप से प्राप्त हुई। अर्जुन केलोरा ने आंतरिक रूप से अपनी 7 रंगों वाली आत्मा झील की जांच की और सफलता के बाद हुए परिवर्तनों को महसूस किया। उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति लगभग 30% बढ़ गई थी। जैसे जैसे उसकी साधना का क्षेत्र आगे बढ़ रहा था, आत्मा झील के ऊपर तैरता हुआ जुवान युवान मन का भी धीरे धीरे घूमने लगा। अर्जुन केलोरा की साधना में सफलता के साथ साथ इस चमत्कारी खजाने का प्रभाव भी बेहतर हुआ। जुवान युवान मनका की सहायता से अब मैं कुछ समय के लिए साधारण आधार स्थापना साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाऊंगा, है ना? जुबान युवान मनका द्वारा सशक्त आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए अर्जुन केलोरा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। होन्गे घाटी में देखी गई लड़ाइयों के आधार पर उन्हें लगा कि उनकी वर्तमान ताकत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ग्रैंडमास्टर के हाथों की कुछ चालों का सामना कर सकती है। यदि वह अपनी सारी चालें चल दे तो वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ग्रैंडमास्टर को भी मार सकता है। हालांकि अर्जुन केलोरा ने ऐसे विचारों को तुरंत खारिज कर दिया। एक संतोषजनक भोजन करने के बाद फाउंडेशन स्थापना ग्रैंडमास्टर्स के साथ परेशानी की तलाश क्यों करे? उन्होंने याद किया कि किस प्रकार चेन परिवार के कुलपति ने आत्मा विस्फोटकारी आध्यात्मिक हथियारों और अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वर्गीय वज्रमनका का प्रयोग करते हुए हताश होकर युद्ध किया था। पूर्ण शक्ति के बिना दोनों योद्धाओं को युद्ध में निश्चित रूप से चोटें आएंगी। मेरी वर्तमान गति से मैं 3 से 5 वर्षों में फाउंडेशन स्थापना के लिए तैयार हो जाऊंगा। एक फाउंडेशन स्थापना भावना वस्तु फाउंडेशन स्थापना गोलियों के साथ उस क्षेत्र तक पहुंचना मेरे लिए आसान होना चाहिए। अर्जुन केलोरा ने अपनी बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ा समायोजित किया, खड़े हुए और अपने अंगों को फैलाया। उसने दरवाजा खोला और अभ्यास कक्ष से बाहर निकल गया। चून की सफलता मिलने में काफी समय लगा, इसलिए अब रात काफी हो चुकी थी।
चांदनी को निहारते हुए अर्जुन केलोरा का चांद को निहारने या उदास महसूस करने का कोई इरादा नहीं था। वह लू मियाओयुन के कमरे में गया। लू मियाओयुन को सोता देख उसने कंबल उठाया और बिस्तर पर चढ़ गया। अपनी प्रेमिका को बाहों में भरकर वह धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। 6 दिन बाद अर्जुन केलोरा के 102वें बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे में एक आत्मा जड़ थी। यह उनकी 24वीं संतान थी जिसे आत्मा की जड़ मिली। इस बच्चे के जन्म के साथ अर्जुन केलोरा के शरीर में एक अवर्णनीय गहन और अद्भुत अनुभूति उमड़ पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी आत्मा की जड़ उन्नत हो गई थी। 6ठी कक्षा के स्पिरिट रूट से ये 5वीं कक्षा के स्पिरिट रूट तक पहुंच गया था। अर्जुन केलोरा को इस आत्मा मूल उन्नति से आश्चर्य नहीं हुआ। इससे पहले वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा की जड़ 6ठी और 5वीं कक्षा के बीच की दहलीज पर थी। यदि 6ठी कक्षा के स्पिरिट रूट वाले बच्चे का जन्म हुआ है तो ये सीधे तौर पर उन्नयन को ट्रिगर कर सकता है। इतने लंबे समय के बाद अपने बच्चों के स्पिरिट रूट के संचयन के साथ इस नवजात बच्चे के साथ मिलकर संभवतः उनके स्पिरिट रूट को 5वीं कक्षा तक पहुंचा दिया। इसलिए उनकी आत्मा जड़ स्वाभाविक रूप से उन्नत हुई। प्रणाली। अर्जुन केलोरा ने चुपचाप कहा। नाम अर्जुन केलोरा। पहचान किंजू माउंटेन लू परिवार का दामाद। साधना क्यूई शोधन का 9वां चरण। जीवनकाल 30/156। प्रतिभा 5वीं श्रेणी की आत्मा जड़ धात्विक शरीर मध्य श्रेणी की आत्मा शरीर। तकनीकें 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परेंट तकनीक 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक येन यांग सद्भाव तकनीक अमर आसन तकनीक। मंत्र 7 सितारे तलवार प्रकाश 7 सितारे तलवार ढाल 7 सितारे तलवार पलायन। वस्तुएं 9 खजाना जेड रुई गोल्डन लाइट ईट तावीज पीच ब्लॉसम भू ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीड भाग्य का राक्षसी अभिशाप जीवन प्रतिस्थापन तावीज जुबान युवान बीड द्वितीय श्रेणी की कठपुतलियां। कौशल तावीज शिल्पकला द्वितीय श्रेणी कठपुतली कला द्वितीय श्रेणी। पालतू जानवर 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट पीच ब्लॉसम भू। संतान 102/107। 5वीं श्रेणी का स्पिरिट रूट सिस्टम मियाओगे जैसा ही स्वर्ग श्रेणी के स्पिरिट रूट के एक कदम और करीब। यह मेरे फाउंडेशन स्थापना साधना के लिए भी काफी सहायक होगा। अर्जुन केलोरा ने सिस्टम पैनल पर स्पिरिट रूट ग्रेड को देखकर मुस्कुराया। मेटालिक बॉडी प्रतिभा पर नजर डालते हुए वह महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे उसका बेटा लू किंशान समय के साथ बड़ा होता गया उसका प्रभाव बढ़ता गया। आत्मिक शरीर को शरीर के साथ साथ विकसित होना चाहिए और यह 11 या 12 वर्ष की आयु में पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। उसके मन में एक प्रश्न उठा। अब जबकि वह स्वयं धात्विक शरीर का स्वामी है तो यदि वह धात्विक शरीर वाला कोई और बच्चा पैदा करे तो क्या होगा? क्या धात्विक शरीर उन्नत होकर श्रेष्ठ आत्मिक शरीर में परिवर्तित हो जाएगा? और यदि कोई बच्चा आत्मिक शरीर के साथ पैदा हो और धात्विक शरीर के साथ संघर्ष कर रहा हो तो क्या होगा? क्या परस्पर विरोधी आत्मिक शरीर उसके अपने शरीर में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं? अर्जुन केलोरा अपने विचारों को भटकने से नहीं रोक सका। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह तभी जान सकेगा जब उसका दूसरा आत्मिक शरीर वाला बच्चा पैदा होगा। अपने सामने सिस्टम पैनल को देखते हुए अर्जुन केलोरा को अपनी उम्र का एहसास हुआ। वह बिना ये जाने ही 30 वर्ष का हो गया था। 30 वर्ष की आयु में क्यूई शोधन के 9वें चरण पर किंजू पर्वत जैसे साधना परिवार के लिए ये साधना स्तर एक अद्वितीय प्रतिभा माना जाएगा। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन कहा, हालांकि उसे बहुत ज्यादा गर्व महसूस नहीं हुआ। इस आयु में और क्यूई शोधन के 9वें चरण में उन्हें वास्तव में किंजू पर्वत के साधना परिवार में एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में देखा जाएगा। हालांकि एक अमर संप्रदाय में इसे केवल औसत ही माना जाएगा। लेकिन उन्होंने इस पहलू पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं की। आखिरकार उनकी विशेषता देर से उभरने वाली महानता के लिए एक ठोस आधार स्थापित करने में निहित थी। इस गति को बनाए रखना पर्याप्त था। उनका लक्ष्य क्षणिक प्रभुत्व नहीं बल्कि जीवन भर स्थायी प्रभुत्व कायम रखना था। इसके अलावा एक गरीब किसान के बेटे के रूप में जिसकी प्रारंभिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक स्पिरिट रूट के साथ हुई थी, जिसने इस प्रणाली के साथ शुरुआत की थी, केवल 12 वर्षों के भीतर अपने स्वयं के परिश्रम के माध्यम से ऐसी उपलब्धियां हासिल करने से अर्जुन केलोरा काफी संतुष्ट थे। एक कहावत है, 30 की उम्र में व्यक्ति दृढ़ रहता है। अब 7 पत्नियों 11 रखेलों 24 दासियों और 107 बच्चों के साथ मुझे लगता है कि मैंने खुद को स्थापित कर लिया है ना? अर्जुन केलोरा ने अचानक विचार किया। समय उड़ता गया और आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। चयनात्मक प्रजनन के कारण इस अवधि के दौरान अर्जुन केलोरा के केवल 5 और बच्चे हुए। यह उल्लेखनीय है कि जिया जियू ने जन्म दिया और उसके बच्चे के पास 6ठी कक्षा की आत्मा जड़ थी। अर्जुन केलोरा की वर्तमान स्थिति के लिए 6ठी कक्षा का स्पिरिट रूट बच्चा पहले से ही उत्कृष्ट था। आखिरकार 100 से अधिक बच्चों में से केवल 25 के पास ही आत्मिक जड़ें थीं। जहां तक मध्यम श्रेणी की स्पिरिट रूट्स की बात है तो वहां केवल लू किंशान ही था। जिया जियुए का ये बच्चा अर्जुन केलोरा का 6ठी कक्षा के स्पिरिट रूट से दूसरा बच्चा था। हालांकि जब जिया जियू गर्भवती थी तो अर्जुन केलोरा ने उसे भ्रूण के पोषण में अपने मूलसार को अत्यधिक खर्च करने की अनुमति नहीं दी।
अन्यथा अर्जुन केलोरा ने महसूस किया कि मध्य क्यूई शोधन चरण जियाजियू संभावित रूप से 5वीं कक्षा या यहाँ तक कि 4थी कक्षा के स्पिरिट रूट वाले बच्चे का पोषण कर सकता है। हालांकि जियाजियू की मां की चेतावनी भरी कहानी से सीख लेते हुए अर्जुन केलोरा कभी भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। वह ये नहीं कह सकता था कि मां केवल बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मूलसार को खाकर मर जाए। उन्होंने कुछ समय के लिए जियाजियू को और बच्चे पैदा करने से रोकने की भी योजना बनाई ताकि वह ठीक से स्वस्थ हो सके और खेती कर सके। जब वह क्यूई शोधन के अंतिम चरण में पहुंच जाएगी तो वे पुनर्विचार कर सकेंगे। अर्जुन केलोरा ने यह भी सोचा कि क्या फाउंडेशन स्थापना चरण में प्रवेश करने के बाद जियाजियू अपने आत्मा पोषण शरीर का लाभ उठाकर एक उच्च श्रेणी के आत्मा मूल वाले बच्चे को जन्म दे सकेगी। 10 साल की नियुक्ति से पहले लगभग 1 महीना बाकी है। मुझे आश्चर्य है कि फेयू कैसा है। एक दिन जब अर्जुन केलोरा ने अपनी सामान्य साधना और ताबीज निर्माण कार्य पूरा कर लिया तो उसे याद आया कि लगभग 1 महीने में उनके द्वारा तय की गई 10 साल की नियुक्ति आ जाएगी। वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि हान लिन, शियाओ शियुए और झाओ किंग जो अमर संप्रदाय में साधना कर रहे थे उनका क्या हाल है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या पिछले दशक में अमर संप्रदाय में साधना करते हुए उनके बीच की खाई और चौड़ी हो गई थी। उसी समय उसने ली फेयू के बारे में सोचा जो बिना किसी खबर के इतने लंबे समय से भटक रहा था, उसकी स्थिति से अनजान। पलक झपकते ही आधा महीना और बीत गया। जैसे ही अर्जुन केलोरा पुनर्मिलन के लिए रूई क्षेत्र के नश्वर शहरों की ओर जाने के लिए तैयार हुए, उन्हें एक पत्र मिला। ये ली फेयू से था। पत्र में उन्होंने सबसे पहले उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया और कहा कि सब कुछ ठीक है। अर्जुन केलोरा द्वारा आरंभ में दिए गए ताबीजों और आत्मा पत्थरों की सहायता से वह क्यूई शोधन के 5वें चरण तक भी पहुंच गया था। फिलहाल वह अन्य लोगों के साथ एक प्राचीन आवास का अन्वेषण कर रहे थे और संभवतः 10 वर्ष की नियुक्ति के लिए समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए उन्होंने उसे सूचित करने के लिए पत्र पहले ही भेज दिया। यदि वह तब तक वापस नहीं आया तो उसने अर्जुन केलोरा से कहा कि वह चिंता न करे। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि वह इस मामले के बारे में हान लिन, जियो शियुए और झाओ क्विंकिंग को सूचित करे। फेयू ने अंततः ये रास्ता अपना लिया है। पत्र को देखते हुए अर्जुन केलोरा ने एक हल्की आह भरी। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि घूमने और अनुभव प्राप्त करने के बाद ली फेयू अंततः शियालों के समान मार्ग का अनुसरण करेगा। राक्षसी जानवरों का शिकार करके, प्राचीन आवासों और गुप्त क्षेत्रों की खोज करके वह संसाधन प्राप्त करता था, अधिकांश दुष्ट साधकों के लिए फाउंडेशन स्थापना के लिए अवसर बनाने का एकमात्र तरीका। हालांकि ऐसे प्रयासों में बहुत जोखिम भी था। यह मूलतः अपने जीवन को दांव पर लगाने जैसा था जिसमें किसी भी खतरे या दुर्घटना से मृत्यु हो सकती थी और व्यक्ति की हड्डियों को जंगल में दफना दिया जाता था। फिर भी अर्जुन केलोरा उसे इस रास्ते से नहीं रोक सका। हर कोई उसके जैसा नहीं था जो पत्नियों से विवाह कर सके, रखेले रख सके, घर पर बच्चे पैदा कर सके और महान दाव की प्रतीक्षा कर सके। हालांकि अर्जुन केलोरा ने महसूस किया कि ली फेयू की इस नियुक्ति में अनुपस्थिति केवल व्यस्तता के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि उन 6 लोगों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। ली फेयू अपनी युवावस्था के दौरान नश्वर दुनिया में काफी निपुण हुआ करते थे, लेकिन 10 साल पहले उन 6 लोगों में से ली फेयू की स्थिति सबसे खराब थी। अब 1 दशक बीत जाने के बाद जब ली फेयू ने अपना अधिकांश समय बर्बाद कर दिया तो उसकी गर्वीली आत्मा इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी। सांस। अर्जुन केलोरा ने एक और आह भरी और केवल यही आशा की कि ली फेयू ठीक होगा। उसने अपनी हथेली में ज्वाला उत्पन्न की और पत्र को जला दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नियों और रखेलों को इसकी जानकारी दी और फिर अपने इस्पात पंख वाले बाज पर सवार होकर रूई क्षेत्र के शहरों की ओर चल पड़े। रूई क्षेत्र शहर, लू परिवार की आंतरिक हवेली, वानजियात गार्डन। नीले पत्थर से बने सुंदर उद्यान में कई मार्शल कलाकार बच्चों के एक समूह को मार्शल आर्ट का अभ्यास और सुबह की कसरत करा रहे थे। यद्यपि ये बच्चे छोटे थे फिर भी उनकी गतिविधियां बहुत फुर्तीली थीं। वे मुठ्ठियां घुमा रहे थे और लाते मार रहे थे। जब भी कोई गलती होती थी तो पास के मार्शल कलाकार तुरंत उसे सावधानीपूर्वक सुधार देते थे। लगभग 10 वर्ष की आयु के कुछ बच्चे हल्की सीटी की आवाज के साथ अपनी मुठ्ठियां और लाते घुमा रहे थे। कुछ ही दूरी पर नीले वस्त्र पहने अर्जुन केलोरा जैद जैसे चेहरे और सौम्य भाव के साथ बच्चों को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए देख रहे थे। अब उनकी व्यवस्था के तहत इन बच्चों ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उनके सबसे बड़े बेटे लू पिंगान ने पहले से ही आंतरिक क्यूई की खेती की थी। सांसारिक मार्शल दुनिया के मार्शल आर्ट के वर्गीकरण के अनुसार अनरैंक्ड, थर्ड रेट, सेकंड रेट, फर्स्ट रेट और इंजेंड उन्हें पहले से ही एक द्वितीय रेट विशेषज्ञ माना जाता था। सांसारिक मार्शल दुनिया में एक 12 वर्षीय द्वितीय श्रेणी का विशेषज्ञ दुर्लभ था, यदि फीनिक्स पंख और गेंडा सीन जितना दुर्लभ नहीं। कुछ असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अलावा केवल साधकों के वंशज ही ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर सकते थे। आखिरकार आध्यात्मिकता से समृद्ध स्थानों में रहने और छोटी उम्र से ही आध्यात्मिक चावल और आध्यात्मिक भोजन खाने का मतलब था कि उनके शरीर में बहुत कम अशुद्धता थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले ये सभी बच्चे मार्शल प्रतिभा के धनी थे। इसके अलावा इन पत्नियों और बच्चों को सांसारिक दुनिया में भेजने के बाद भी
अर्जुन केलोरा नियमित रूप से आत्मा चावल भेजना जारी रखता था। हालांकि इन दूसरे दर्जे के मार्शल कलाकारों की ताकत अभी भी व्यवस्था की नजर में असाधारण नहीं थी। अर्जुन केलोरा ने सिस्टम के माध्यम से अपने बेटे लू पिंगोन की पैनल जानकारी की जांच की। शक्ति स्तंभ में यह अभी भी कोई नहीं वर्ण दिखाता है। अर्जुन केलोरा को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। शुरुआती दिनों में उनके मन में अपने बच्चों को मार्शल आर्ट का अभ्यास कराकर अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में विचार थे, लेकिन अब उसके मन में ऐसे विचार कम आते थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बच्चे आत्मरक्षा के लिए तथा अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करेंगे। पिताजी, मैंने कैसा किया? सुबह के अभ्यास के बाद लू वयू जीवंत और मनमोहक चेहरे के साथ उत्साह से पूछते हुए अर्जुन केलोरा की ओर दौड़ी। उसकी आंखों से उसके पिता के प्रति सम्मान और भरोसा झलक रहा था। आप ही हैं जो सबसे अधिक आलसी हैं। ये सुनकर अर्जुन केलोरा ने अपनी बेटी के छोटे से सिर को सहलाते हुए धीरे से मुस्कुराया। फिर एक शुद्धिकरण मंत्र के साथ एक हवा ने उसके मार्शल आर्ट अभ्यास से पसीने से भीगे कपड़ों को सुखा दिया और साफ कर दिया। बेशक वह सिर्फ उसका पक्ष नहीं लेता था, उसने सभी बच्चों के लिए ऐसा ही किया। ये देखकर आसपास खड़े मार्शल कलाकार विस्मय से भर गए। ठीक है, तुम सब थक गए हो, जाओ नाश्ता कर लो। अर्जुन केलोरा ने कई बच्चों के सिर थपथपाए और उन्हें नाश्ता करने के लिए ले गए। नाश्ता बहुत समृद्ध और पौष्टिक रूप से संतुलित था। आखिरकार बच्चे बढ़ती उम्र के थे। इस संबंध में अर्जुन केलोरा ने कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, न ही उन्हें पैसे खर्च करने में कोई आपत्ति थी। नाश्ते के बाद अर्जुन केलोरा और लू पिंगोन सहित कुछ बच्चे नाइन नेदरवर्ल्ड हाउंड को खाना खिलाने के लिए पिछवाड़े में चले गए। इतने वर्षों तक पाले जाने के बाद नाइन नेदरवर्ल्ड हाउंड अब एक बड़े बैल की तरह मजबूत हो गया था। इसके दांत आपस में तेजी से जुड़े हुए थे और इसका काला फर साटन की तरह चमक रहा था। पिछले वर्ष नाइन नेदरवर्ल्ड हाउंड प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवर के मध्य चरण तक आगे बढ़ गया था। हालांकि अर्जुन केलोरा के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था। यह उम्मीद करना कि नाइन नेदरवर्ल्ड हाउंड उसे उड़ा ले जाएगा स्पष्ट रूप से असंभव था, जब तक कि वह नाइन नेदरवर्ल्ड हाउंड के पोषण के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च नहीं करता, जिससे उसकी वृद्धि में तेजी आती। लेकिन लागत बहुत अधिक थी। हालांकि अर्जुन केलोरा के पास कुछ अतिरिक्त पैसे थे, लेकिन वह उसे उस तरह खर्च नहीं कर सकता था। उन्होंने इसे धीरे धीरे बढ़ाने की योजना बनाई। भविष्य में ये परिवार के संरक्षक आत्मा जानवर के रूप में काम कर सकता है, जो बच्चों और उनके मार्गों की रक्षा करेगा। 6 दिन बाद, पिताजी, अंकल होंग यहाँ है। अर्जुन केलोरा अपने घर के पिछवाड़े में अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ बातें कर रहे थे, तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, तुम सब यहाँ खेलो, मैं जाकर देखूंगा। ये सुनकर अर्जुन केलोरा ने अनुमान लगाया कि जियो शियायू, झाओ क्विनकिंग और हान लिन आ गए हैं। होंग यी से मिलने के बाद उसने उसे बताया कि हान लिन, जियो शियायू और झाओ क्विनकिंग पहले से ही शहर के बाहर थे। ये सुनकर अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया और होंग यी के साथ शहर के बाहर उनका स्वागत करने चला गया। जैसे ही वे शहर के बाहर पहुंचे, उन्होंने 2 महिलाओं और 1 पुरुष की आकृतियां देखी। ये वास्तव में जियो जियू, झाओ क्विनकिंग और हान लिन थे। जियाओ जियू ने चांद जैसी सफेद पोशाक पहनी थी, उसके काले बाल झरने की तरह उसकी कमर तक झर रहे थे। पिछले 10 वर्षों में उसके आकर्षक चेहरे में कोई खास बदलाव नहीं आया। चमकदार आंखें, सफेद दांत, जैड जैसी नाक और जैड जैसी चिकनी त्वचा के साथ वह बेहद खूबसूरत थी। हालांकि 10 साल पहले की तुलना में उसके आचरण और आभा में पूर्ण परिवर्तन आ गया था। उस समय वह मासूमियत और जीवंतता से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक उज्ज्वल मुस्कान रहती थी, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे वे वसंत की गर्मी का आनंद ले रहे हों, जिससे स्वाभाविक रूप से उसके प्रति अच्छी भावनाएं पैदा होती थीं। अब जियो शियुए का चेहरा ठंडा था और उसकी आभा एक ऊंचे, उज्ज्वल चंद्रमा की तरह थी, शुद्ध, शांत और अलग। वह इतनी दूर और अछूत लगती थी कि लोग केवल दूर से ही उसकी प्रशंसा करने का साहस करते थे, उसके पास जाकर उसकी पवित्रता को अपवित्र करने से डरते थे। अर्जुन केलोरा को जियो शियायू को इस तरह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि पिछले 1 दशक में उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। यद्यपि उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग व्यक्ति बन गई हो। यदि वह झाओ क्विनकिंग और हान लिन के साथ नहीं होती, तो अर्जुन केलोरा को यकीन नहीं होता कि यह जियो शियायू थी। झाओ क्विनकिंग और हान लिन, जो शियाओ शियू के साथ थे, परिपक्व हो गए थे और कुछ साल बड़े लग रहे थे, लेकिन 10 साल पहले की तुलना में उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। दाओवादी जियाओ, दाओवादी झाओ, दाओवादी हान। अर्जुन केलोरा ने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। होंग यी भी जियो जियू के परिवर्तन से थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन वह बहुत देर तक घूरता नहीं रहा। उन्होंने उनका हार्दिक और स्वाभाविक ढंग से अभिवादन किया, साथ ही दाओवादियों, काफी समय हो गया है। दाओवादी होंग, दाओवादी लू। जियो जियू, झाओ क्विनकिंग और हान लिन ने सिर हिलाया और अर्जुन केलोरा और होंग यी का अभिवादन किया। अर्जुन केलोरा के रूप और व्यवहार को देखकर वे उतने ही आश्चर्यचकित थे जितने अर्जुन केलोरा और होंग यी, जियो शियुए को देखकर थे।
पिछले 10 वर्षों में उनकी उपस्थिति और आभा कुछ हद तक बदल गई थी। होंग यी ने अब एक शानदार बैंगनी वस्त्र पहना हुआ था, उसके सिर पर बैंगनी सोने का मुकुट था और उसने मूंछें रखी हुई थी। 10 साल पहले की तुलना में वह अधिक परिपक्व और संयमित हो गए थे। लेकिन अर्जुन केलोरर अभी भी 20 साल का लग रहा था। उनके सुंदर और सुरुचिपूर्ण चेहरे पर 10 साल पहले की आकृति साफ दिखाई देती थी, लेकिन अब वह और भी अधिक परिष्कृत और पारलौकिक आभा बिखेर रहा था। वह अत्यंत सुंदर, सुरुचिपूर्ण और अलौकिक दिखते थे, किसी उत्कृष्ट ऑर्किड या जैड वृक्ष की तरह, जिससे लोगों को शांति और एकांत का एहसास होता था। अगर उन्हें अर्जुन केलोरर की स्थिति के बारे में पता नहीं होता, उसके रूप और आचरण के आधार पर वे यह विश्वास करते थे कि वह किसी अमर संप्रदाय का प्रमुख शिष्य या किसी महान साधक परिवार का वंशज था। जैसे ही अर्जुन केलोरर पास आया और जियो शियू ने उसे देखा, उसके भीतर भावनाओं का एक अकथनीय उभार उमड़ पड़ा। उसे अचानक अपने दिल में एक हलचल महसूस हुई। जिस सर्वोच्च विस्मरण तकनीक का उसने अभ्यास किया था, वह अनायास ही प्रसारित होने लगी। यह क्या है? जियो जियुए थोड़ा स्तब्ध था। उसने देखा कि अर्जुन केलोरर को देखते ही उसका शांत हृदय एक चमकते चांद की तरह तरंगित होने लगा। सर्वोच्च विस्मृति तकनीक की साधना के बाद उसका हृदय आकाश में चंद्रमा के समान हो गया था, जो भावनाओं से अप्रभावित और अविचलित था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे हिलाना या कोई आंतरिक उथल पुथल पैदा करना कठिन था। लेकिन अब अर्जुन केलोरर को देखकर उसका दिल सचमुच थोड़ा धड़क उठा, जिससे सर्वोच्च विस्मृति तकनीक सक्रिय हो गई। क्या यह मेरे लिए अवसर, मेरी सफलता का उत्प्रेरक हो सकता है? जियाओ जियू की आंखें सितारों और चमकदार चांद की तरह ठंडी और आकर्षक स्पष्टता से चमक रही थीं। वह सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास कर रही थी और क्यूई शोधन के शिखर पर पहुंच गई थी। हालांकि अपनी मनस्थिति के कारण वह आगे नहीं बढ़ सकी। उसके स्वामी युन वानशांग ने उसे 3 साल की सजा दी थी। अब उस समय का आधा हिस्सा बीत चुका था। उसे एहसास हुआ कि वह अकेले इस समस्या से नहीं निपट सकती। उसे दुनिया में जाने, सांसारिकता के बीच अपने हृदय को प्रशिक्षित करने तथा अपनी बाधाओं पर विजय पाने के लिए बाहरी शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता थी। इस बैठक के लिए पहाड़ से नीचे उतरने का उनका उद्देश्य भी यही था। उन्होंने शेष 1.5 वर्ष विश्व भ्रमण में बिताने की योजना बनाई ताकि सफलता के अवसर तलाशे जा सके। अप्रत्याशित रूप से पहाड़ छोड़ने और पुराने दोस्तों के साथ फिर से मिलने के बाद उसका दिल धड़क उठा और सर्वोच्च विस्मरण तकनीक सक्रिय हो गई। दाओवादी ली कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? हान लिन ने केवल अर्जुन केलोरर और होंग यी को देखकर पूछा। फेयू पिछले साल ट्रेनिंग के लिए गया था और कुछ कारणों से देर हो गई। हो सकता है कि वह समय पर वापस न आ पाए। मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। अर्जुन केलोरर ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दाओवादी ली प्रशिक्षण के लिए बाहर होंगे। हान लिन ने थोड़ा सिर हिलाया और आगे दबाव नहीं डाला। साथी दाओवादियों, आप अपनी यात्रा से थक गए होंगे। मैंने रूई टॉवर में, उसी गैदरिंग इमोर्टल्स पवेलियन में जहां पहले था, आपके ठहरने की व्यवस्था कर दी है। होंग यी ने आगे बढ़कर नेतृत्व करने की बात कही। वे पांचों बातें करते हुए चलते हुए रूई टॉवर पहुंचे और गैदरिंग इमोर्टल्स पवेलियन में प्रवेश किया। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। जब सभी लोग बैठ गए तो होंग यी ने हार्दिक मुस्कान के साथ स्पिरिट चाय और स्पिरिट फल निकाले और सभी के लिए चाय डाली। 10 साल पहले की तुलना में ये सभा काफी कम परिचित और स्वाभाविक थी। एक बात तो यह है कि उस समय उनके रिश्ते बहुत करीबी थे। अब 10 वर्षों से एक दूसरे से न मिलने के कारण वे केवल कभी कभार पत्रों के माध्यम से ही पत्र व्यवहार करते थे। दूसरा कारण ये था कि 10 साल पहले माहौल को गर्म करने और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों में लोग मौजूद थे। लेकिन अब जियो शियुए का व्यवहार ठंडा और अलौकिक था और वह शायद ही कभी बोलती थी। अर्जुन केलोरर, हान लिन और झाओ क्विनकिंग स्वभाव से बातूनी नहीं थे और ली फेयू की अनुपस्थिति में बातचीत में कमी थी। हालांकि होंगी के मार्गदर्शन में अर्जुन केलोरर, हान लिन और झाओ क्विनकिंग को धीरे धीरे चर्चा करने के लिए विषय मिल गए और बातचीत अधिक परिचित और स्वाभाविक हो गई, जो अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण और सुखद आदान प्रदान में बदल गई। बातचीत के दौरान हान लिन और झाओ क्विनकिंग ने ब्लू क्लाउड संप्रदाय और साधना जगत की प्रमुख घटनाओं के बारे में कुछ समाचारों का उल्लेख किया। अर्जुन केलोरर और होंग यी ने बाजार में सांसारिक मामलों और घटनाओं के बारे में बात की। एक समय पर अर्जुन केलोरर ने अपने बहनोई जिया चाओयांग का उल्लेख किया। अर्जुन केलोरर को अपने बहनोई की कोई खास चिंता नहीं थी। वह कभी कभी जिया जियू से उसके भाई की स्थिति के बारे में पत्रों के माध्यम से सुनता था। जब भी जिया जियुए कोई पत्र भेजती, अर्जुन केलोरर उसके साथ कुछ दर्जन आत्मा पत्थर भेज देता। ये कुछ खास नहीं था, ये तो एक भाई भाभी के रूप में उनकी देखभाल का प्रतीक और एक साधारण निवेश था। जिया चाओयांग, मैंने उसके बारे में सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ताओवादी अर्जुन केलोरर का रिश्तेदार होगा, हान लिन ने थोड़ा हैरान होकर कहा। यद्यपि हान लिन ब्लू क्लाउड संप्रदाय के कलाकृति शोधन हॉल में अस्पष्ट था, फिर भी वह अच्छी तरह से जानकार था। जिया चाओयांग, जिसके पास चौथी श्रेणी का आत्मा मूल था, आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर चुका था और उसे एक फाउंडेशन स्थापना बुजुर्ग का समर्थन प्राप्त था, जिसने उसे एक शिष्य के रूप में लिया था, इसलिए हान लिन उसके बारे में जानता था।
इस अवसर पर सभी ने अपने हाल के अनुभव साझा किए। अर्जुन केलोरा को पता चला कि हान लिन क्यू इस शोधन के छठे चरण तक पहुंच गया था। झाओ किनकिंग ने हाल ही में संप्रदाय से एक उच्च श्रेणी की सफलता की गोली का आदान प्रदान किया था और इसका उपयोग क्यूई रिफाइनिंग के 7वें चरण तक पहुंचने के लिए किया था। साधना के इस स्तर को देखकर अर्जुन केलोरा ने प्रशंसा से आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक अमर संप्रदाय के अनुयायी थे। हान लिन और झाओ किनकिंग दोनों ही ब्लू क्लाउड संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। उन्हें अक्सर अतिरिक्त कार्यों और विविध कार्यों के कारण देरी हो जाती थी। फिर भी ऐसी परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति छठे चरण पर था और दूसरा क्यूई शोधन के 7वें चरण पर था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि किंजू पर्वत में लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी और 5वीं कक्षा की आत्मा मूल लू मियाओगे केवल 29 वर्ष की आयु में क्यूई शोधन के 7वें चरण तक पहुंच पाई थी। होंगी और ली फेयू निम्न श्रेणी के स्पिरिट रूट्स होने के कारण धीमे भी थे। एक अभी भी क्यूई शोधन के 4थे चरण में था और दूसरा हाल ही में 5वें चरण में पहुंचा था। जहां तक स्वयं का प्रश्न है, अर्जुन केलोरा ने स्वयं को तुलना से बाहर रखा। आखिरकार उसके पास एक धोखा था। सार्वजनिक रूप से उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ समय पहले ही क्यूई शोधन के छठे चरण को पार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताओवादी अर्जुन केलोरा एक आरामदायक जीवन जी रहे हैं, एक साधना परिवार में अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ साधना और तावीज कौशल दोनों में निरंतर प्रगति कर रहे हैं, हान लिन ने आह भरते हुए कहा। वह हमेशा अर्जुन केलोरा के सबसे करीब रहे थे। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में उनके बीच दूरियां बढ़ गई थीं, फिर भी उनके बीच निकटता का भाव बना हुआ था। हे यह अमर पथ में आपकी संभावनाओं से तुलनीय नहीं है। अर्जुन केलोरा ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने अपनी नजर जियाओ शियुए पर घुमाई, जिसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, और पूछा, मैंने सुना है कि ताओवादी जियाओ को एक कोर फॉर्मेशन के सच्चे व्यक्ति ने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप कैसे हैं? अर्जुन केलोरा ने जियो शियायू की स्थिति के बारे में जिज्ञासावश पूछा। दूसरा कारण ये था कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जियो शियुए पूरे समय उसे देख रही थी। मैं इन वर्षों में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। अब मैं क्यूई शोधन के शिखर पर पहुंच गया हूं। पहाड़ से नीचे की यह यात्रा प्रशिक्षण और सफलता के अवसर की तलाश के लिए है। जियो शियुए की आवाज नर्म और ठंडी थी, मनमोहक रूप से सुंदर। हॉन्फना। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सके और तेजी से सांस लेने लगे। क्यूई शोधन का शिखर एक सफलता की तलाश में। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश पाने के लिए अवसर की तलाश में थी। अप्रत्याशित रूप से केवल 10 वर्षों में जियो शियायू ने क्यूई शोधन के शिखर तक साधना की थी और फाउंडेशन स्थापना की तैयारी कर रही थी। उसके और अन्य लोगों के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था। न केवल होंगी, झाओ क्विनकिंग और हान लिन आश्चर्यचकित थे, बल्कि अर्जुन केलोरा भी थोड़ा चौंक गया था। हालांकि अर्जुन केलोरा अधिक उलझन में था। उन्होंने याद किया कि जियो शियुए के पास केवल 4थी श्रेणी की आत्मा जड़ थी। एक चतुर्थ श्रेणी आत्मा मूल, यहां तक कि एक अमर संप्रदाय में भी संभवतः इतनी तीव्र साधना गति नहीं हो सकती। क्या यह हो सकता है कि जियो शियुए के पास किसी प्रकार का आध्यात्मिक शरीर हो? अर्जुन केलोरा ने तुरंत अनुमान लगा लिया। उनका तर्क सरल था। जियो शियुए को एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यदि वह मात्र 4थी श्रेणी की आत्मा मूल होती तो यह असंभव था कि कोई कोर फॉर्मेशन का सच्चा व्यक्ति उसे शिष्य के रूप में लेता। अधिक से अधिक कोई फाउंडेशन स्थापना बुजुर्ग उस पर ध्यान देगा और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। आखिरकार पूरे ब्लू क्लाउड संप्रदाय में कोर फॉर्मेशन के सच्चे व्यक्ति बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। यदि उसके पास कम से कम एक साधारण आत्मिक मूल या स्वर्गीय आत्मिक मूल न हो तो वे आसानी से शिष्य को स्वीकार नहीं करेंगे। यह हो सकता है कि वह कोई विशेष तकनीक सीख रही हो। अर्जुन केलोरा ने एक अन्य संभावना पर विचार किया। उन्होंने 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक का अभ्यास किया था और जानते थे कि एक अच्छी तकनीक एक साधक को कितना लाभ पहुंचा सकती है। यदि ये तकनीक न होती जिससे वह गोलियों के विषाक्त पदार्थों को परिष्कृत कर सकता था और छोटी मोटी बाधाओं को पार कर सकता था, तो उसकी साधना की गति इतनी तेज नहीं होती। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि जियो शियायू भी ऐसी ही तकनीक विकसित कर रही होगी। हालांकि इस तकनीक के दुष्प्रभाव होने की संभावना है। उन्होंने एक बार प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि कई शक्तिशाली साधना तकनीकें दुष्प्रभावों के साथ आती हैं। उदाहरण के लिए ऐसे मामले भी थे जहां पुरुष साधक स्त्रियोचित हो गए, उनका रूप रंग पूरी तरह बदल गया तथा उनके व्यक्तित्व में पूर्ण परिवर्तन आ गया। जियो शियुए के स्वरूप में आए वर्तमान परिवर्तन से उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह भी उन्हीं मामलों में से एक हो सकता है। अन्यथा मात्र 10 वर्षों की साधना के बाद इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? लेकिन अक्लों को छोड़ दे तो अर्जुन केलोरा ने ऐसे मामलों के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। साधना जगत में शारीरिक बनावट और साधना तकनीक जैसे मामलों को अत्यधिक गोपनीय माना जाता था। तो फिर मैं जियो दाओवादी की सफल फाउंडेशन स्थापना के लिए अग्रिम रूप से टोस्ट करूंगा। होंगी ने तुरंत ही पुरानी यादें ताजा करते हुए अपना चाय का कप उठाया। जब उन्होंने अमर संप्रदाय मूल्यांकन में एक साथ भाग लिया था तो उनके मन में जियो शियू के लिए प्रशंसा थी।
अब 13 वर्ष बीत चुके थे और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कुछ सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन फाउंडेशन की स्थापना अभी भी उनके लिए एक दूर की अवधारणा थी। फिर भी यहाँ जियाओ जियू पहले से ही फाउंडेशन स्थापना की तैयारी कर रहा था, जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। जियो दाओवादी की सौभाग्यपूर्ण मुलाकातों और सफल फाउंडेशन स्थापना के लिए हम सीनियर सिस्टर जियाओ की सफल फाउंडेशन स्थापना के लिए भी टोस्ट करते हैं। हम सीनियर सिस्टर जियाओ की सफल फाउंडेशन स्थापना के लिए भी टोस्ट करते हैं। अर्जुन केलोरा, झाओ किंग और हान लिन ने भी बधाई देते हुए अपने कप उठाए। धन्यवाद। जियो शियुए की ठंडी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं जब उसने बाकी सभी के साथ पीने के लिए अपना कप उठाया। लेकिन उसकी नजर अनायास ही अर्जुन केलोरा की ओर चली गई। उसने पाया कि जब भी वह अर्जुन केलोरा को देखती, उसका दिल थोड़ा सा धड़क उठता। यदि सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का संचालन न होता तो जियो शियुए को लगता कि यह सिर्फ एक भ्रम है, वह इस सूक्ष्म भावनात्मक स्पंदन को पकड़ने में असमर्थ है। क्या मुझे आगे बढ़ने के लिए भावनात्मक कष्टों से गुजरना होगा? जियो जियू ने अर्जुन केलोरा को देखते हुए बड़बड़ाया। उसे अपने गुरु की शिक्षाएं याद आ गईं। सर्वोच्च विस्मृति तकनीक के साथ वास्तव में भावनाहीनता और विस्मृति प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च विस्मृति के सही अर्थ को समझने के लिए व्यक्ति को भावनात्मक कष्टों का अनुभव करना होगा। यद्यपि वह ये नहीं समझ पाए कि अर्जुन केलोरा का सामना करते समय उसके दिल में ये हलचल क्यों महसूस हुई, लेकिन एक रहस्यमय अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके लिए सफलता का अवसर शायद उसके पास ही छिपा है। ये सोचकर कि उसकी सफलता अर्जुन केलोरा के साथ भावनात्मक कष्टों का अनुभव करने पर निर्भर हो सकती है, वह भ्रमित और खोई हुई महसूस करने लगी। वर्षों से वह ब्लू क्लाउड संप्रदाय में साधना कर रही थी और उसे भावनाओं की ज्यादा समझ नहीं थी। इसके अलावा सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास करने के बाद उसका हृदय और भी अधिक उदासीन हो गया था, वह लगभग भावनाओं को पूरी तरह से भूल गई थी। अब जब उससे भावनात्मक कष्टों का अनुभव करने के लिए कहा गया तो वह सचमुच नहीं जानती थी कि कहां से शुरुआत करे। मैं इसी अवसर को तलाशने के लिए पहाड़ से नीचे आया था। अब जब अवसर मेरे सामने है तो मैं किस बात से हिचकिचा रहा हूं? जियो शियाओं के अराजक आंतरिक विचार तुरंत ठोस हो गए। जब उन्होंने शुरू में सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास करने का निर्णय लिया तो उन्हें पता था कि यह एक तरफा रास्ता है। ये समझते हुए कि भोर में दाव की खोज करने और शाम को मरने के लिए तैयार होने के दृढ़ संकल्प के बिना इस जीवनकाल में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना लगभग असंभव होगा, महान दाव पर प्रगति करना निराशाजनक लगता है। अब चूंकि अवसर उसके सामने था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे गंवाना नहीं चाहती थी। इसके अलावा अभी अभी हुई उनकी बातचीत से उसे पता चला था कि अर्जुन केलोरा की कई पत्नियां और बच्चे हैं, जो एक समृद्ध भावनात्मक अनुभव का संकेत देता है। शायद यही कारण था कि अर्जुन केलोरा को सफलता का अवसर मिला। जल्द ही जियो शियू भी धीरे धीरे बातचीत में शामिल हो गई और दूसरों के साथ कुछ विषयों पर चर्चा करने लगी। ताओवादी हांग, ताओवादी लू स्वयं को सांसारिक संसार में अत्यधिक डुबोए रखने से साधना प्रभावित हो सकती है। यदि कोई सांसारिक विकर्षणों के बीच स्वयं को शुद्ध कर सके तो ये साधना में, मानसिकता में और बाधाओं पर विजय पाने में बहुत सहायक हो सकता है। जब बात साधना पर आ गई तो शियाओ शियुए ने दूसरों को सलाह देते हुए अपनी बात रखी। अपने कोर फॉर्मेशन मास्टर के मार्गदर्शन और सुप्रीम फॉरगेटफुलनेस तकनीक की गहन समझ के साथ उन्हें इस संबंध में कई अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दाओवादी जियाओ। होंगी ने ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दाओवादी जियाओ। अर्जुन केलोरा ने भी थोड़ा सिर हिलाया, ये समझते हुए कि जियो शियू ने जिस सिद्धांत का उल्लेख किया था वह उसके प्रारंभिक विचारों से काफी मेल खाता था। यह कोई मार्गदर्शन नहीं है बल्कि कुछ सुझाव मात्र हैं। यद्यपि जियो शियू का आचरण चंद्रमा महल की परी की तरह शांत था, लेकिन उसके शब्दों में अहंकार का कोई संकेत नहीं था, वह उल्लेखनीय रूप से शांत थी। जियो शियू की भागीदारी से बातचीत का माहौल और भी सामंजस्यपूर्ण हो गया। विशेष रूप से साधना के बारे में चर्चाओं में जियो शियू, एक पूर्ण क्यूई शोधन चरण साधक, अक्सर ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे जिससे दूसरों को ज्ञान प्राप्त होता था और वे समृद्ध महसूस करते थे। इससे अर्जुन केलोरा को साधना पथ पर साथियों के महत्व का भी एहसास हुआ। साधना की लंबी यात्रा में लगभग सभी को कठिनाइयों और शंकाओं का सामना करना पड़ता है। अकेले आगे बढ़ना कठिन था, लेकिन एक प्रसिद्ध शिक्षक और समान विचारधारा वाले साथियों के साथ यात्रा बहुत आसान हो जाती थी। अपनी बातचीत के दौरान जियो शियुए ने कभी कभी अर्जुन केलोरा से दैनिक जीवन के मामलों और अन्य प्रश्न भी पूछे। बातचीत में शामिल होने का उनका उद्देश्य अर्जुन केलोरा की स्थिति का अवलोकन करना और उसे समझना था। आखिरकार भावनात्मक कष्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। अगर इन्हें गलत तरीके से संभाला जाए तो ये खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यद्यपि साधना के कारण उसकी भावनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ गई थीं, फिर भी वह सिर्फ साधना के लिए कठोर हृदय वाली नहीं बन सकती थी। इस व्यवहार ने अर्जुन केलोरा को थोड़ा हैरान कर दिया। हालांकि जब उसने सुना कि जियाओ शियाओ के पहाड़ से उतरने का मुख्य कारण सांसारिक दुनिया के बीच अपने मन को शांत करना था, तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने सांसारिक दुनिया का काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था। जियाओ शियू और उसके साथी अमर संप्रदाय में साधना करते रहे थे, लेकिन उन्हें सांसारिक मामलों का सामना कम ही करना पड़ा था।
हर अच्छी चीज का अंत होना ही है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सभा समाप्त हो गई और समूह ने एक दूसरे को अलविदा कहा। झाओ क्विनकिंग ने बताया कि उसे कुछ काम निपटाने हैं, जबकि हान लिन ने बताया कि वह अपने परिवार से मिलने घर जा रहा है। ताओवादी लू, मैं इस बार सांसारिक दुनिया का अन्वेषण करने और अवसरों की तलाश में पहाड़ से नीचे उतरा हूँ। लेकिन मुझे सांसारिक या साधना जगत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और मेरे मन में कोई गंतव्य भी नहीं है। क्या आप कुछ देर के लिए मेरे साथ चल सकते हैं? जियो जियू ने अलग होने से पहले अर्जुन के लोरा से पूछा। वह बर्फ सी सफेद पोशाक में वहां खड़ी थी, उसका चेहरा आकाश में चंद्रमा की तरह ठंडा और अलौकिक था, शांत और उदासीन, एक दिव्य आभा के साथ। अर्जुन केलोरर इस अनुरोध से थोड़ा हैरान हो गया। हालांकि उनकी पिछली बातचीत से वह समझ गया था कि जियाओ शियाओ का पहाड़ से उतरने का मकसद धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बीच अपने दिल को शांत करना और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना था। इसलिए उसे यह अनुरोध ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं लगा। मैं आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष रुई क्षेत्र, किंगजू पर्वत और बाजार के बीच यात्रा करता हूँ। अगर ताओवादी जियाओ के पास जाने के लिए कोई खास जगह नहीं है तो मैं आपके साथ यात्रा पर जाने को तैयार हूँ। अर्जुन केलोरा ने जवाब देने से पहले एक क्षण सोचा। अमर संप्रदाय के एक शिष्य और एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति के रूप में अर्जुन केलोरा के लिए अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना और ऐसे संबंधों को बनाए रखना स्वाभाविक था। इसके अलावा अर्जुन केलोरा के हिसाब से कुछ समय के लिए जियाओ शियाओ के साथ रहना कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। उसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं होगा। चाहे वह सफल हो या न हो, जियाओ शियाओ उसका एहसानमंद जरूर होगा। और अमर संप्रदाय के किसी कोर फॉर्मेशन के सच्चे व्यक्ति का एहसान एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि संबंध था, विशेष रूप से ये देखते हुए कि अमर संप्रदाय नीला बादल संप्रदाय था जो किंगजू पर्वत की देखरेख करता था, जहां अर्जुन केलोरा रहते थे। धन्यवाद दोयास्टलू। जियो शिवे की ठंडी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं, जैसे कि ठंड के बीच कोमल खिलने का एक दुर्लभ क्षण। मैं अब तक धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहा हूं और मुझे साधना जगत की कुछ समझ है। आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? होंग यी को कड़वाहट का एहसास हुआ, हालांकि वह चुप रहा। होंग यी की ईर्ष्यालु दृष्टि के तहत अर्जुन केलोरा और जियो जियू चले गए। दाओवादी जियाओ, आप इस यात्रा पर कैसे यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? अर्जुन केलोरा ने जियो जियू से पूछताछ की। चूंकि वह मदद करने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे बिना किसी परवाह के अपने घर या शहर में नहीं रहने दे सकता था। एक मेजबान के रूप में उन्हें कुछ आतिथ्य दिखाना था। मैं सभी दिशाओं की यात्रा करूंगी, नश्वर दुनिया का अवलोकन करूंगी और जीवन की हलचल का अनुभव करूंगी, जियोशियू ने धीरे से उत्तर दिया। उसके शब्द पूरी तरह से खोखले नहीं थे। सर्वोच्च विस्मृति तकनीक को विकसित करने के लिए वास्तव में ऐसे अनुभवों की आवश्यकता होती है। हालांकि इस चरण को छोड़ने के लिए उसने रेड डस्ट पिल पर भरोसा किया था। लेकिन रेड डस्ट पिल आखिरकार एक बाहरी सहायता थी और इससे उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई थी। नश्वर संसार, जीवन की भागदौड़, अर्जुन केलोरा ने सोच विचार कर सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि उसकी खेती की पद्धति सरल नहीं थी। आखिरकार मूल स्थान पर लौटने की तकनीक या दीर्घ वसंत तकनीक जैसी सामान्य साधना विधियों में मानसिक स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल गहन स्तर और उससे ऊपर की खेती विधियों में ही ऐसी आवश्यकताएं थी। यही कारण था कि अधिक उन्नत खेती पद्धतियों का अभ्यास करना अधिक कठिन था, क्योंकि उनकी सीमा भी अधिक थी। क्या आपके पास कोई सलाह है, दाओवादी लू? जियो जियू ने शांति से पूछा। मेरे पास कोई अच्छी सलाह नहीं है, लेकिन मैं अगले कुछ दिनों तक इस नश्वर संसार में आपका साथ दे सकता हूँ, अर्जुन केलोरा ने उत्तर दिया। हम बाद में अमर साधना संप्रदाय का दौरा कर सकते हैं। यदि आप राक्षसी जानवरों का शिकार करना चाहते हैं या रहस्यमय क्षेत्रों की खोज करना चाहते हैं, तो मेरी साधना बहुत कम है और मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, अर्जुन केलोरा ने ऐसा कहा। साधना जगत में अनेक लोग जो बाधाओं का सामना करते हैं, राक्षसी जानवरों का शिकार करना या रहस्यमय लोकों का अन्वेषण करना चुनते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच खुद को संतुलित करने की प्रक्रिया के माध्यम से वे अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर करके अपनी बाधाओं को तोड़ सकते हैं। जियो शियो ऐसी स्थिति में नहीं थी, लेकिन अर्जुन केलोरा को पहले ही बोलना पड़ा। धन्यवाद दाओवादी लू, जियो शियायू ने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर उसने अर्जुन केलोरा की ओर देखा। उसकी शांत और शांतिपूर्ण आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी और उसने पूछा, क्या दाओवादी लू के पास अपनी युवा उपस्थिति को बनाए रखने की कोई तकनीक है जो शायद लकड़ी या जल तत्व साधना विधियों से संबंधित हो? वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब भी वह अर्जुन केलोरा का सामना करती, उसका दिल धड़क उठता और सर्वोच्च विस्मरण तकनीक स्वतः ही सक्रिय हो जाती। लेकिन अर्जुन केलोरा के सुंदर और परिष्कृत चेहरे को देखकर वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि क्या यह उसकी साधना पद्धति से संबंधित था, क्योंकि अर्जुन केलोरा का रूप, आभा और स्वभाव में परिवर्तन बहुत तीव्र था। यद्यपि 13 वर्ष बीत चुके थे, वह अर्जुन केलोरा के मूल स्वरूप को लगभग भूल चुकी थी। लेकिन उसे धुंधला धुंधला याद था कि वह एक साधारण व्यक्ति था जो भीड़ में घुल मिल जाता था। अब अपनी समझदार आंखों से भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अर्जुन केलोरा बेहद सुंदर था।
न केवल उनका रूप सुंदर था, बल्कि उनकी त्वचा, शारीरिक बनावट और आभा भी दोषरहित थी, जिससे उन्हें देखना सुखद लगता था तथा निकटता और स्नेह की भावना उत्पन्न होती थी। जियो शियुए स्वाभाविक रूप से जानता था कि कुछ लकड़ी और जल तत्व साधना विधियों में सौंदर्य और युवा संरक्षण प्रभाव होते हैं, लेकिन क्यूई शोधन काल के दौरान साधारण साधना पद्धतियां संभवतः अर्जुन के लोरा के रूपांतरण के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकती थी। नहीं, मेरे पास केवल 9 श्रेणी की विविध स्पिरिट रूट है, इसलिए मैंने लकड़ी तत्व पोषण तकनीक विकसित करने का विकल्प चुना। अर्जुन केलोरा ने उत्तर दिया। उसकी आंखें स्थिर थीं, उसकी हृदय गति अपरिवर्तित थी। वह पहले से ही इस तरह की बातचीत में निपुण था। इसके अलावा अमर आसन तकनीक और पीच ब्लॉसम भू की साधना के कारण वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जिसने लकड़ी तत्व सौंदर्य तकनीकों की साधना की थी। हालांकि जियो शियाओं के सवाल ने उसे और भी सतर्क बना दिया। उसे संदेह था कि इस अमर कन्या ने उसके बारे में कुछ पता लगा लिया होगा। आखिरकार वह अपने रूप और आभा में आए बदलावों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यदि कोई व्यक्ति समझदार है तो वह अभी भी कुछ नोटिस कर सकता है, इसलिए वह आमतौर पर अपने आभा को खजाने के साथ छुपाता था। अन्यथा अमर आसन तकनीक और पीच ब्लॉसम भू के प्रभाव से वह केवल एक नजर से नश्वर महिलाओं को मोहित करने में सक्षम होगा और यहां तक कि साधकों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव भी डालेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताओवादी लू अपने रूप रंग को लेकर इतना चिंतित होगा, जियो जियुए ने अपने स्वर में चिढ़ाने के संकेत के साथ कहा। उसने पाया कि जब वह अर्जुन केलोरा के साथ थी तो उसकी मानसिक स्थिति अब पहले जैसी शांत नहीं थी, जैसे कि एक स्पष्ट और शांतिपूर्ण चंद्रमा जिसमें कोई लहर न हो। इससे उसे एहसास हुआ कि वह इस अवसर का उपयोग अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए कर सकती है। चूंकि हम साधक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे पास एक निश्चित स्तर की साधना होनी चाहिए, अर्जुन केलोरा ने लापरवाही से कहा। आखिरकार अपनी जन्मजात प्रतिभा और संसाधनों के साथ मैं इस जीवन में महान चीजें हासिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस पहलू पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं समझ गया, जियाओ शियू ने अर्जुन केलोरा की ओर देखते हुए कहा। साधना का मार्ग विश्वास खोने के डर से भरा है, लेकिन अगर किसी के पास विश्वास की डोर है तो आशा की एक किरण हमेशा बनी रहेगी। अर्जुन केलोरा ने थोड़ा सिर हिलाया, ये जानते हुए कि जियो शियुए अच्छे इरादों से बात कर रही थी और उसे इस तरह की बातचीत से कोई आपत्ति नहीं थी। वे दोनों चलते हुए बातें करते रहे और अंततः लू परिवार के निवास पर पहुंचे। पिताजी, लू शिले ने घर के बाहर एक छोटे से स्टूल पर बैठकर चीनी में लिपटे नागफनी के फल को खाते हुए कहा। जब उसने अर्जुन केलोरा को वापस आते देखा तो वह तुरंत खड़ी हो गई और उत्साह से चिल्लाने लगी। फिर छोटी लड़की की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उसने जियाओ जियू की ओर देखा और पूछा, पिताजी क्या यह नईमा है? नमस्ते, मैं लू जिले हूँ, छोटी लड़की ने मीठी आवाज में जियाओ जियू की ओर देखते हुए कहा। खांसी खांसी, यह मेरा दोस्त है, अर्जुन केलोरा ने हल्के से गला साफ करते हुए बताया। उसे अपनी बेटी की मासूम बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने जियो शियुए की ओर देखा और कहा, कृपया बुरा मत मानना दाववादी जियो। कोई बात नहीं, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, जियो शियायू ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा अभी भी शांत और सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें और स्वर गर्म और सौम्य थे। उसने अपनी सफेद पोशाक को हल्के से ठीक किया, एक सुंदर मुद्रा में उखड़ू बैठी और लू शिले को कोमल निगाहों से देखा। छोटी बहन, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? ओह, मैं 10 साल का हूँ, लू शिले ने उत्तर दिया। उसने अभी अभी अपना आधा चीनी लेपित नागफनी फल खाया था। फिर उसने फल जियाओ शियू को देते हुए कहा, आंटी शियू, पापा ने कहा है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कृपया कुछ चीनी में लिपटे नागफनी के फल ले लीजिए। जियो जियुए थोड़ा हैरान रह गया। वह अपने बचपन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। एक समय में वह अपने सामने खड़ी छोटी बच्ची की तरह थी, जीवन और ऊर्जा से भरपूर, और चीनी में लिपटे नागफनी के फल खाना पसंद करती थी। उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभर आई जब उसने अपने लाल आमंत्रित करने वाले होंठ खोले और छोटी लड़की के हाथ से चीनी में लिपटे नागफनी के फल का एक निवाला लिया। ये सचमुच स्वादिष्ट है, जियाओ जियुए ने लू जिले के सिर को छूते हुए कहा। उसका शांत और शांतिपूर्ण दिल थोड़ा सा हिल गया। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि अर्जुन केलोरा उसके लिए अपनी मानसिक स्थिति से बाहर निकलने का अवसर था। उसके हाथ में एक क्रिस्टल क्लियर सफेद जेड पेंडेंट दिखाई दिया, जिसे उसने लू शिले को देते हुए कहा, यह आंटी की ओर से एक उपहार है। लू शिले ने अपने पिता की ओर देखते हुए मना नहीं किया। चूंकि आंटी ने तुम्हें ये दिया है, इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्जुन केलोरा ने कहा। वह देख सकता था कि यह जेड पेंडेंट कोई साधारण जेड नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक जेड था। जहां तक इसके मूल्य का प्रश्न है, वह एक नजर में इसका अनुमान नहीं लगा सका। लेकिन चूंकि यह उनकी बेटी के लिए उपहार था, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। वह ये भी जानता था कि जियो शियायू इस उपहार के माध्यम से अपना आभार व्यक्त कर रही थी। धन्यवाद चाची, लू शिले ने खुशी खुशी जेड पेंडेंट स्वीकार करते हुए कहा। उसने देखा कि जेड पेंडेंट बिल्कुल साफ और बहुत सुंदर था और उसे वह बहुत पसंद आया।
फिर उसने जियाओ जियायू से बातचीत शुरू कर दी, उससे पूछा कि क्या उसने खाना खाया है और क्या वह उसे खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहती है। उत्साही छोटी लड़की का सामना करते हुए जियो शियायू ने मना नहीं किया, बल्कि उसके साथ चल दिया। अर्जुन केलोरा ये दृश्य देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। अपनी बेटी को उसे खेलने और बातचीत करने के लिए बाहर ले जाने दें। इस दाववादी जियाओ के साथ क्या हो रहा है? अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पहले की उनकी बातचीत से वह लगभग निश्चित था कि जियो शियायू को कोई समस्या थी। उसे अपने साथ ले जाने का उद्देश्य केवल यात्रा करना और नश्वर संसार का अनुभव करना नहीं था। उसका अवश्य ही कोई और उद्देश्य होगा। उनका मानना था कि जियो शियायू की यात्रा सभी दिशाओं की यात्रा करने, अपने दिल को शांत करने और एक सफल अवसर खोजने के लिए थी। लेकिन ये कहना कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और उसे अपने साथ जाने देना अर्जुन केलोरा को थोड़ा मजबूर महसूस कराता था। आखिरकार ब्लू क्लाउड सेक्ट के कोर फॉर्मेशन के एक शिष्य के रूप में अभ्यास और साधना के लिए बाहर जाना एक गंतव्य के बिना असंभव था। कोई ना कोई तो निश्चित रूप से उसके लिए मार्ग की योजना बनाएगा या उसके साथ जाएगा। यहाँ तक कि यह व्यक्ति जो उसके दिल को गुस्सा दिलाने के लिए यात्रा कर रहा था, उसने महसूस किया कि होंगी खुद से ज्यादा उपयुक्त था। ये कारण अर्जुन केलोरा को अजीब लगा और उसने खुद को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। लेकिन इससे पहले अर्जुन केलोरा जियो जियो को देख रहा था। अर्जुन केलोरा ने देखा था कि जियो शियायू की नजर अक्सर उस पर पड़ती थी और उसे आंकती रहती थी। और अपनी गहरी इंद्रियों से उसने पाया कि जियो शियायू की आंखें और स्वर बदल गए थे। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था और वह इसका वर्णन नहीं कर सका। सरल शब्दों में कहें तो वह पहले की तरह ठंडी और गुमसुम नहीं थी। जब वह होंगी के साथ उसका स्वागत करने गया तो उसने पहली बार जियो शियायू को देखा और पाया कि उसके चारों ओर एक शांत और शांतिपूर्ण आभा थी, जैसे स्वर्ग से एक देवी जिससे लोगों के लिए उसके करीब जाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि रेस्तरां में भी वह वैसी ही थी। जब तक उन्होंने कुछ देर तक बातचीत नहीं की, तब तक जियो शियायू का दूर का व्यवहार धीरे धीरे खत्म नहीं हुआ। उस समय अर्जुन केलोरा ने देखा था कि जियो शियायू उसे आंक रही थी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब जियो शियायू ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो अर्जुन केलोरा का दिल और अधिक सतर्क हो गया था, इसलिए वह उस पर नजर रख रहा था और उसे यकीन था कि जियो शियायू के मन में कुछ उद्देश्य था। रुको, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो उसकी अभिव्यक्ति और स्वर बदल जाता है। क्या हो रहा है? अर्जुन केलोरा का मुंह फड़क उठा। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी देवी को कोई पसंद आ गया हो और वह जानबूझकर उसके प्रति अधिक मिलनसार हो गई हो। हालांकि अब मैं काफी आकर्षक हूं, लेकिन अभी उस हद तक नहीं की। अर्जुन केलोरा ने उसकी ठुड्डी को छुआ। वह अभी भी कुछ हद तक आत्म जागरूक व्यक्ति था। वह जानता था कि उसके आकर्षण का विपरीत लिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं था कि देवी जियाओ जियायू उस पर इतनी मोहित हो जाती कि वह उसके करीब आने की पहल करती। ये हो सकता है। अर्जुन केलोरा के दिमाग में एक विचार कौन था। उसका दिल हिल गया और उसने अपने माथे पर पीच ब्लॉसम बू को महसूस किया। वह सोच रहा था कि क्या यही वह चीज है जो उसे फिर से रोमांटिक भाग्य दे रही है। आखिरकार जियो शियायू के साथ उसका रिश्ता तो साधारण ही था। अब जबकि वह यात्रा करने के लिए पहाड़ से नीचे आई थी और इतना अजीब व्यवहार कर रही थी, तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये रोमांटिक भाग्य के कारण था। उसके माथे पर आड़ू के फूल की गू लहर उठी और उसे एक विचार का संचार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन केलोरा को बता रहा हो कि यह वास्तव में रोमांटिक भाग्य था। वाह, बहुत बढ़िया। अर्जुन केलोरा को पीच ब्लॉसम बू से प्रतिक्रिया मिली और उसका दिल आश्चर्य से भर गया। वह समझ गया कि जियो शियायू का अजीब व्यवहार वास्तव में रोमांटिक भाग्य से संबंधित था। इससे एक क्षण के लिए तो वह असमंजस में पड़ गया कि क्या कहे, लेकिन इससे उन्हें अधिक सहजता भी महसूस हुई। वह जानता था कि जियो शियायू का उससे साथ चलने का अनुरोध दुर्भावना या किसी अन्य उद्देश्य से नहीं था। हालांकि इस रोमांटिक लक्ष्य से निपटना काफी परेशानी भरा है। अर्जुन केलोरा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसके लिए जियो शियायू के बारे में कुछ भी न सोचना असंभव था। आखिरकार ये जियो जियो न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसके पास 4 ग्रेट स्पिरिट रूट भी था। यहाँ तक कि उसके पास किसी प्रकार का आध्यात्मिक शरीर भी था। यदि वह ब्लू क्लाउड संप्रदाय की एक साधारण आंतरिक शिष्या होती तो ये कहना आसान होता और इसमें कुछ आशा भी होती। लेकिन वह कोई आम अमर संप्रदाय की अनुयायी नहीं थी। वह एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति की शिष्या थी। ऐसी पहचान और स्थिति के साथ यदि वह उसे गर्भवती कर दे और बच्चे पैदा कर दे तो इससे बहुत परेशानी हो सकती है। आखिरकार एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उसके पास स्पष्ट रूप से असाधारण प्रतिभा थी और अमर संप्रदाय ने उससे बड़ी उम्मीदें रखी और चाहते थे कि वह पूरे दिल से साधना करे। यदि उसके कुछ बच्चे होते तो उसके प्रारंभिक उज्ज्वल पथ में देरी होती। यह असंभव नहीं है कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय अपने शिष्य को पूरे मन से साधना करने देने और सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए उसे मार डाले। तब उसका रोमांटिक भाग्य सचमुच प्रेम की आपदा बन जाएगा। इसलिए अर्जुन केलोरा के दिल में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जियो शियायू जैसी महिला फिलहाल उसकी पहुंच से बाहर है। दूसरी ओर
लू जिले के मार्गदर्शन में जियो जियू ने अर्जुन केलोरा की अन्य पत्नियों और बच्चों से मुलाकात की। वह जानती थी कि अर्जुन केलोरा ने कई पत्नियां रखी थीं और उसके कई बच्चे थे, लेकिन एक साथ इतनी सारी पत्नियों और बच्चों को देखकर वह फिर भी कुछ आश्चर्यचकित हुई। हालांकि वह ये नहीं जानती थी कि ये 20 से अधिक बच्चे तो केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। अर्जुन केलोरा से अलग होने के बाद लू शियाले और कुछ बच्चों के साथ बातचीत और खेलने में कुछ समय बिताने के बाद जियो शियायू ने पाया कि उसकी मनस्थिति धीरे धीरे एक बार फिर शांत और उदासीन हो गई। वह अपनी सामान्य परम विस्मृति की स्थिति में लौट रही है। तो यह वास्तव में ऐसा ही है। जियो शियुए ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं, उदासीन लेकिन शांत रूप से दूर। वह लगभग इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि केवल अर्जुन केलोरा ही उसे भ्रम से बाहर निकलने और उसके दायरे से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि इसमें सफलता कैसे प्राप्त की जाए, उसके मन में कुछ प्रारंभिक विचार थे। जब वह अर्जुन केलोरा के पास होती तो उसकी मनस्थिति प्रभावित होती तथा स्वतः ही सर्वोच्च विस्मृति तकनीक सक्रिय हो जाती। यदि वह पूरी तरह से अप्रभावित रह सके, उसका मन शांत और उदासीन रहे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भ्रम को तोड़ देगी और अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से प्राप्त कर लेगी। हालांकि उसे इसकी पुष्टि जारी रखने की आवश्यकता थी। इस प्रकार जियो शियायू ने लू मनो में निवास किया। अर्जुन केलोरा ने मूल रूप से पुनर्मिलन के बाद किंजू पर्वत पर लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन जियो जियुए के कारण उसने अपनी योजना बदल दी। उन्होंने जियाओ जियुए को रूई क्षेत्र में घूमने के लिए ले जाकर समय बिताया तथा संवेदनशील प्राणियों की तथाकथित अवस्थाओं और नश्वर दुनिया की परेशानियों का अवलोकन किया। अर्जुन केलोरा स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में संवेदनशील प्राणियों की स्थिति और नश्वर संसार की परेशानियां क्या दर्शाती हैं, और जियो जियुए भी इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सका। ये सोचकर कि वह एक विद्वान परिवार से आई है और मात्र 15 वर्ष की आयु में साधना करने के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश कर गई है, उन्होंने उसे नश्वर क्षेत्र के कुछ कष्टों और निम्न जीवन को दिखाने का निर्णय लिया। जैसे महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। गलियों में सड़क पर विक्रेता, गुंडे और विकृत चेहरे वाले भिखारी खड़े रहते हैं। गोदी मजदूर कठिन परिश्रम कर रहे हैं। रेस्तरां, चाय घर, सभी प्रकार के संरक्षक लाभ के लिए युद्धरत लोग आपस में लड़ते और मार काट करते हैं। इस दिन अर्जुन केलोरा जियाओ शियायू को रूई क्षेत्र के एक अन्य गांव में ले गया। यह एक अत्यंत गरीब और पिछड़ा गांव था। गड्ढों से भरी कच्ची सड़कें, रास्ते के किनारे खेत थे जहां फसलें पहले ही कट चुकी थीं। लेकिन आप अभी भी कुछ दुर्बल कमजोर किसानों को बच्चों के साथ टोकरियां लेकर खेतों में बचे हुए अनाज के टुकड़े उठाते हुए देख सकते हैं। यहां तक कि कुछ महिलाएं भी थीं जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। उनके हाथों में रोते हुए बच्चे थे और वे सभी बहुत ही थकी हुई दिख रही थीं। जब उन्होंने अर्जुन केलोरा और शियाओ शियुए को देखा तो उनकी आंखों में नम्रता और भय दिखाई दिया तथा उनके चेहरे पर कठोर चापलूसी भरी मुस्कान उभर आई। हाय! ये दृश्य देखकर अर्जुन केलोरा ने गहरी आह भरी। वह पिछले दिनों जियो शियायू की मनस्थिति को नहीं जानता था, लेकिन इस दुनिया की कठिनाइयां सचमुच उसके दिल पर भारी पड़ रही थीं। उसे कुछ राहत महसूस हुई और फिर भय भी हुआ। वह हिल गया। उसे राहत मिली कि उसके पास एक आत्मा जड़ थी और उसे अमरता का मौका मिला। ब्लू क्लाउड संप्रदाय में जाने और अमर संप्रदाय मूल्यांकन लेने में सक्षम। अन्यथा किसान के बेटे के रूप में अगर वह अपनी स्मृतियों और व्यवस्था को जगा भी लेते तो ये बेहद मुश्किल होता। इन निम्न जड़ों से ऊपर उठने के लिए उन्हें अथाह समय, प्रयास और संघर्ष करना पड़ा होगा। दाओवादी मित्र जियाओ, क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त की है? अर्जुन केलोरा ने हल्की सी आह भरी और जियो शियायू से पूछताछ की। ऐसी कठिनाइयों को देखकर उन्हें अपने वर्तमान जीवन की और अधिक सराहना करने का मौका मिला तथा उनमें और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा पैदा हुई। सभी संवेदनशील प्राणी दुख भोगते हैं, जियो जियू ने धीरे से कहा। पिछले दिनों में उसने अर्जुन केलोरा के मार्गदर्शन में बहुत कुछ देखा था जिससे उस पर गहरी छाप पड़ी और उसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि इनसे उसे सफलता पाने में कोई खास मदद नहीं मिली। चाबी अभी भी अर्जुन केलोरा के पास ही थी। हालांकि इन दिनों के दौरान जियो शियायू का दिल भी अर्जुन केलोरा के प्रभाव में डूब गया था। जब भी दोनों एक दूसरे के करीब होते थे तो जियो शियुए को वसंत की हवा से घिरा हुआ महसूस होता था जो उसके दिमाग को हिला देती थी, जिससे सर्वोच्च विस्मृति तकनीक सक्रिय हो जाती थी। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि केवल इतना ही काफी नहीं था। उसके लिए भ्रम को तोड़ने और अपनी मनस्थिति से ऊपर उठने के लिए यह पर्याप्त था। वह अपने दिल में समझ गई कि उसे अर्जुन केलोरा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अपनी मानसिक स्थिति को सही मायने में संतुलित करने, महान ज्ञान प्राप्त करने, भ्रम को तोड़ने और सर्वोच्च विस्मृति प्राप्त करने के लिए तथाकथित इच्छा की परीक्षा का अनुभव करना। पिछले कुछ दिन ताओवादी लू के लिए परेशान करने वाले रहे हैं, जियो शियुए ने अर्जुन केलोरा की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज अब वह ठंडी और अलग नहीं रही, बल्कि बहुत गर्मजोशी भरी हो गई थी। इसके तुरंत बाद दोनों रूई क्षेत्र में लौट आए और अगले दिन खेती शहर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। रात हुई। चूंकि वे कल ही रवाना होने वाले थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अर्जुन केलोरा अपनी पत्नियों के साथ चले गए।
उसी समय जियो जियो अपने कमरे में पलथी मारकर बैठी थी। उसका हृदय अशांत था, वह न तो सो पा रही थी और न ही साधना की अवस्था में प्रवेश कर पा रही थी। इच्छा की परीक्षा। जियो शिवे को ये समझ आ गया कि अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करने और भ्रम को तोड़ने के लिए अर्जुन केलोरा के प्रभाव को उधार लेना एक कीमत चुकाने जैसा था। पिछले कुछ दिनों में वह अर्जुन केलोरा के जाल में भी फंस गई थी। यद्यपि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन वह और भी अधिक गहरे में डूब गई थी तथा अब उसे महान ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा की परीक्षा पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। उसने अपने भटके हुए विचारों को दबाने के लिए अपनी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक को सक्रिय किया। कमरे से बाहर निकलते हुए उसकी पोशाक फड़फड़ाती हुई वह छत पर चली गई और चुपचाप चमकते चांद को निहारने लगी। चांदनी उसकी सफेद पोशाक और निर्दोष रूप को नहला रही थी, जिससे वह और अधिक पवित्र और महान प्रतीत हो रही थी, मानो स्वर्ग के महल से आई कोई चंद्रपरी हो। रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिससे उसकी सफेद पोशाक का एक कोना ऊपर उठ गया और उसकी हाथीदांत जैसी टांगे, जिनमें जरा भी अतिरिक्त मांस नहीं था, एक प्राकृतिक अद्वितीय सौंदर्य प्रकट हो रहा था। हवा ने उसके काले बालों को भी बिखेर दिया। उसके बाल और सफेद पोशाक हवा में लहरा रहे थे, जो पहनने वाले के मूड और भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। उसकी चमकदार चांद जैसी आंखें अर्जुन केलोरा के एक आंगन की ओर ध्यानहीनता से देख रही थीं। जियो जियो ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। वह समझ गई कि प्रबुद्ध मानसिक स्थिति के बिना वह कभी भी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक को परिष्कृत नहीं कर सकती। जब वह अर्जुन केलोरा के आंगन की ओर बढ़ी तो उसकी आंखों में संकल्प का भाव दिखाई दिया। वह उसे सीधे तौर पर यह बताने की तैयारी कर रही थी कि भ्रम को पूरी तरह तोड़ने के लिए उसे इच्छा की परीक्षा का अनुभव करने की आवश्यकता है। सांसारिक दुनिया की असंख्य स्थितियों और परेशानियों को केवल देखने के बजाय। स्याह रात के आकाश में एक चांदी जैसा चांद ऊंचा लटका हुआ था। इसकी हल्की चांदनी लू परिवार की जागीर के मंडपों को नहला रही थी, मानो उन्हें चांदी के घूंघट में लपेट रही हो। संपूर्ण लू मनो अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था, सिवाय एक चमकदार रोशनी वाले आंगन के। उस ठंडी चमक के नीचे सफेद पोशाक में एक आकृति, जो किसी स्वर्गीय चंद्रपरी जैसी लग रही थी, बहकर आ रही थी। उसके वस्त्र रात्रि की हवा में लहरा रहे थे। इससे पहले कि वह नीचे उतर पाती, दिव्य सदृश शियाओ शियुए ने अचानक ध्वनियों की एक श्रृंखला सुनी, जो देखने में दुखद किंतु आकर्षक, शोकाकुल किंतु कोमल थी। इन ध्वनियों से जियो शियुए का जैद जैसा चेहरा थोड़ा लड़खड़ा गया और उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। इस बढ़ी हुई हृदयगति के कारण उसकी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक तेजी से सक्रिय हो गई। ये कैसी आवाजें हैं? जियाओ जियो की भौहें घबराहट में थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसी साधारण सी आवाजें उसके अंदर इतनी घबराहट क्यों पैदा कर देती हैं? सर्वोच्च विस्मरण तकनीक ने इन अकथनीय भावनाओं को दबा दिया। फिर वह आवाजों का पीछा करते हुए आंगन में बने कमरों की ओर देखने लगी। खिड़की में प्रतिबिंबित छायाओं ने उसे तुरंत अंदर की स्थिति का अनुमान लगाने की अनुमति दी, जिससे उसका दिल एक बार फिर धड़क धड़क से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसका समय अनुचित था। फिर भी एक प्रकार की धड़कन और उत्तेजना उत्पन्न हुई, मानो वह किसी वश में हो, जिसके कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी आंखों में प्रवाहित कर अंदर झांकने का प्रयास किया। कक्ष के भीतर उसने लू परिवार की कई महोदयाओं को देखा, जिनसे वह उस दिन पहले मिल चुकी थी, साथ ही अर्जुन केलोरा भी। उस क्षण जियो शियुए को ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली गिर गई हो। अचानक उसके खूबसूरत चेहरे पर लालिमा छा गई, जिससे वह लगभग चिल्लाने लगी। इसे एक नजर ने जियाओ जियो पर एक अभूतपूर्व शक्तिशाली प्रभाव डाला। उसकी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक द्वारा शांत की गई मनस्थिति उस क्षण हिंसक रूप से प्रस्फुटित हो गई। उसकी आध्यात्मिक जड़ें हिल गईं, तकनीक लगभग विफल हो गई क्योंकि उसका जैद जैसा रूप थोड़ा नर्म हो गया। 15 वर्ष की उम्र में वह अमर संप्रदाय में शामिल हो गईं और पूरी तरह से साधना में जुट गईं। यद्यपि वह पुस्तकों से स्त्री पुरुष के बीच के कुछ मामलों से परिचित थी, फिर भी वह मूलतः एक बेदाग श्वेत पत्र थी। उसने पहले कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे थे। इतनी उत्तेजक और चौंकाने वाली बात तो छोड़ ही दीजिए। चांदनी के नीचे जियो शियुए की पारदर्शी जैद जैसी त्वचा ठंडी चंद्र चमक के सामने झिलमिला रही थी। उसका चेहरा, जो आकाशीय चंद्रमा के समान पवित्र और पवित्र था, अब गुलाबी रंग में चमक रहा था, एक मनमोहक, लुभावनी सुंदरता। वह स्तब्ध और खोई हुई खड़ी थी और उसका हृदय उथल पुथल से भर गया। क्या ये इच्छा की परीक्षा हो सकती है जिसका मुझे सामना करना होगा? जियो शियुए ने हल्के से अपने होंठ काट लिए, क्योंकि सर्वोच्च विस्मरण तकनीक सक्रिय हो गई, जिससे भीतर की बढ़ती हुई लहरें दब गईं। तभी इस अभूतपूर्व उत्तेजक दृश्य ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी और शरीर में नरमी आ गई। फिर भी उसी समय सर्वोच्च विस्मृति तकनीक उन्मत्त रूप से घूम गई। ऐसा लगा जैसे उस क्षण उसके भीतर की अटूट दुर्जय बाधाएं थोड़ी ढीली पड़ गई थीं। उसे अपनी इच्छा की परीक्षा की प्रकृति का स्पष्ट रूप से एहसास करने की अनुमति देना। इससे पहले वह केवल इतना जानती थी कि उसे इस तरह के परीक्षण से गुजरना होगा। और ये परीक्षण अर्जुन केलोरा के माध्यम से सामने आया, जो उनकी सफलता का उत्प्रेरक था। लेकिन विशिष्ट बातें उसके लिए अस्पष्ट रहीं, क्योंकि इच्छा शब्द बहुत व्यापक था। इसका तात्पर्य पारिवारिक प्रेम, मित्रता, रोमांस या पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतरंगता से हो सकता है।
और इनमें से प्रत्येक प्रकार की इच्छा कई और रूपों में विकसित हो गई। फिर भी इस क्षण में वह थोड़ा बहुत समझ गई। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच की इच्छा को संदर्भित करता है, कामुक अंतरंगता को शामिल करने वाली इच्छा। और उसे जो करने की जरूरत थी वह था उस इच्छा को दबाना, उस वासना को भूलना, इच्छा को समझना तथापि उससे अलग रहना, अनुभव करना तथापि उदासीन रहना। अपने परीक्षण की प्रकृति को समझने के बाद जियो शियू की चांद जैसी चमकदार आंखें अनिश्चितता से डगमगाने लगी, उथल पुथल से टिमटिमाने लगी। न केवल उसका हृदय अस्त व्यस्त था, बल्कि उसका मन भी उलझन में था, जिससे वह स्तब्ध और खोई हुई थी। उसी समय आंगन के कक्षों में लगन से काम कर रहे अर्जुन के लोरा को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यद्यपि उनकी जागीर में सुरक्षा के लिए भव्य संरचना का अभाव था, फिर भी बाहरी प्रांगण में गश्ती गार्ड तैनात थे, जबकि आंतरिक प्रांगण की रक्षा 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड्स द्वारा की जाती थी। आमतौर पर कोई भी शीर्ष विशेषज्ञ नश्वर क्षेत्र में बिना पकड़े घुसपैठ नहीं कर सकता। उसने दरवाजों और खिड़कियों से बाहर की ओर देखा। तुरंत ही मुझे एक परी जैसी सफेद आकृति दिखाई दी। जियो जियुए। अर्जुन केलोरा ने आश्चर्य और संदेह के साथ सफेद आकृति को देखा। वह नहीं जानता था कि यह परी शियू इतनी देर रात को क्यों आई थी। खेती करने या सोने के बजाय वह उससे बात करने के लिए निकली। हालांकि ये देखकर कि यह केवल जियो शियू ही देख रहा था और कोई दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति नहीं था, अर्जुन केलोरा को राहत मिली। फिर भी ध्यान भटकने के इस क्षण ने लू लांशु को अचानक खालीपन का एहसास कराया। उसका आमतौर पर गरिमा में और सुरुचिपूर्ण चेहरा अब गुलाबी आकर्षण से भर गया। अपनी शर्मिली आधी बंद आंखों को अपने पति की ओर घुमाते हुए उसने धीरे से पूछा, पति क्या बात है? अन्य 3 पत्नियां भी अर्जुन केलोरा की ओर देखने लगीं। ये कुछ भी नहीं है। अर्जुन केलोरा ने जैसे ही बाहर की ओर देखा, जियो शियुए जल्दी से चली गई, इसलिए उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि जियो शियुए को उससे कुछ बात करनी होगी, जिसके कारण यह अजीब मुलाकात हुई। इसके अलावा वह अभी सब कुछ रोककर उसके मामले के बारे में पूछने नहीं जा सकता था। क्या वह ऐसा कर सकता था? उस सुंदर नितंब को बाहर निकालो। तारांकन थप्पड़, तारांकन। अर्जुन केलोरा ने अपना जोशीपूर्ण प्रयास जारी रखा। ममम टिल्डर। लू लांशु ने अपनी पीठ को झुका लिया, उसके काले बाल बेतहाशा लहराने लगे और उसके होठों से कराह निकली। जहां तक जियो शियुए की बात है, उसने अपने भीतर की उथल पुथल के बीच अर्जुन केलोरा की नजर को पहचान लिया। सर्वोच्च विस्मृति तकनीक की साधना और शुद्ध अनुभवहीन हृदय के बावजूद इस स्थिति में भी उसका हृदय धड़क रहा था। वह लगभग पीछे हटते हुए आंगन से भाग गई और अपने कमरे में वापस लौट गई। अपने कमरे में वापस आकर तेजी से घूमती सर्वोच्च विस्मृति तकनीक ने धीरे धीरे जियो शियाओं के उत्कृष्ट चेहरे पर शीतलता लौटा दी। फिर भी उस पहले वाले दृश्य को याद करने से अभी भी एक सहज आत्मा गहरी सिहरन पैदा होती है, उसका जेड रूप बुखार जैसी कोमलता से लाल हो जाता है। तो यह मेरी इच्छा की परीक्षा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं सर्वोच्च विस्मृति तकनीक को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। मेरी वर्तमान स्थिति अभी भी बहुत खराब है। जियो शियुए ने मन ही मन बुदबुदाया और धीरे से उसके गर्म गाल को छुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले उस पर क्या बीत गई थी। क्या वह दुष्टात्माओं से ग्रस्त थी? ये जानते हुए भी कि अर्जुन केलोरा क्या कर रहा था, उसने फिर भी उस झलक को चुरा लिया। अगर मैं इन भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित और दबा सकता हूं, तो शायद यह मेरी मानसिक स्थिति को पूर्णता तक पहुंचने और भ्रम को तोड़ने का संकेत होगा। जैसे जैसे सर्वोच्च विस्मरण तकनीक घूमती गई, जियो शियाओं की आंतरिक अशांति भी धीरे धीरे शांत हो गई। फिर भी इन भावनाओं पर पूरी तरह से काबू पाने के विचार ने उसे हल्की सी आह भरने पर मजबूर कर दिया और वह रात के आकाश में लटके हुए चमकते चंद्रमा को देखने लगी। किसी कारण से पहले वाला दृश्य एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गया, जिससे उसका नया बसा हुआ दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। जियो शियुए ने अपने मन से शर्मिंदगी भरी बदनाम छवि को दूर नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे इसका सामना करने का निर्णय लिया, यहां तक कि उसने स्वयं को उस स्थिति में कल्पना करने का भी प्रयास किया, क्योंकि उसके लिए ये भी उसकी मानसिक स्थिति पर एक संयम था। यदि वह इन आधारभूत भावनाओं पर भी काबू नहीं पा सकी, तो वह इच्छा की परीक्षा कैसे ले सकेगी और भ्रम को कैसे तोड़ सकेगी? एक अनिश्चित समय बीत गया। अंततः जियो शियुए ने पाया कि वह शांति से सीधे उस दृश्य का सामना कर सकती है, उसके दिल में जरा सी भी हलचल नहीं होगी। उसने सीधे उस प्रभावशाली दृश्य का सामना किया जिसने उसकी आध्यात्मिक जड़ों को हिला दिया। जब भोर हुई तो जियो जियो उठी, उसने हल्के से अपनी पोशाक को ठीक किया और खुद पर सफाई तकनीक का प्रयोग किया। वह अर्जुन केलोरा को ढूंढने और इच्छा के परीक्षण से संबंधित सभी बातें सामने रखने के साथ साथ पिछली रात की घटनाओं के बारे में भी बताने के लिए तैयार हो गई। दाओवादी लू जियाओ शियाओं को सामने के आंगन में अर्जुन केलोरा मिल गया। उसे देखते ही उसके दिल में पिछली रात की घटना की हल्की सी लहरें उठने लगीं। हालांकि पूरी रात उसकी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के बाद भी उसने बाह्य रूप से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखाया। दाओवादी जियो, चलो सुबह के भोजन के बाद प्रस्थान करें। अर्जुन केलोरा ने शांति से कहा, कल रात की घटना का जिक्र किए बिना। आखिर ऐसे मामलों पर चर्चा करना थोड़ा अजीब होता है।
बेहतर यही था कि ऐसे व्यवहार किया जाए जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऐसा नहीं है, मुझे ताओवादी लू से कुछ बात करनी है। जियो जियुए ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ये देखकर अर्जुन केलोरा को पता चल गया कि उसे कोई महत्वपूर्ण मामला निपटाना है। संभवतः यही कारण है कि उसने कल रात उसे ढूंढा था। अर्जुन केलोरा ने फिर जियो शियुए को एक निजी मंडप में आमंत्रित किया और पूछा, दाओवादी जियो किस विषय पर बात करना चाहते हैं? दाओवादी लू को ये देखना चाहिए कि 10 साल पहले की तुलना में मुझमें स्पष्ट परिवर्तन आया है, जियो शियुए ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आया कि उसने अचानक ये बात क्यों उठाए। ये परिवर्तन मेरे द्वारा अपनाई जाने वाली साधना तकनीक के कारण है, जियो शियुए ने आगे कहा। इन पिछले कुछ दिनों के दौरान नश्वर क्षेत्र का अनुभव करते हुए और इसकी असंख्य अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए वह अर्जुन केलोरा का भी अवलोकन कर रही थी। अपने अवलोकन के माध्यम से अर्जुन केलोरा ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी। इस प्रकार उसने इच्छा की परीक्षा के मामले को उजागर करने का निर्णय लिया और इसे पूरी तरह से समझाने के लिए उसे पहले पृष्ठभूमि बतानी होगी। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सिर हिलाया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जियाओ शियाओ का परिवर्तन एक खास तकनीक सीखने से उपजा था, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आया कि उसने यह बात उसके सामने क्यों उठाई। उसके बोलने का इंतजार किए बिना जियाओ जियू ने कहा, मैं जिस तकनीक का अभ्यास करता हूं उसे सर्वोच्च विस्मृति तकनीक कहा जाता है। इसकी सफलतापूर्वक साधना के लिए सांसारिकता के बीच हृदय को संयमित करना, इसके सुखों और दुखों का अनुभव करना आवश्यक है, ताकि परम विस्मृति की गहनता को समझा जा सके। मेरे गुरु ने मेरे लिए उस चरण को पार करने के लिए एक गोली को परिष्कृत किया, जिससे मुझे इस तकनीक को समझने में मदद मिली। हालांकि मेरी मानसिक स्थिति अभी भी कमजोर है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। जियो जियू ने धीरे से बोलते हुए अर्जुन केलोरा की ओर देखा। सर्वोच्च विस्मृति तकनीक। अर्जुन केलोरा ने थोड़ा सिर हिलाया। वह जानते थे कि गहन तकनीकों के लिए अक्सर ऐसी कठिन आवश्यकताएं होती हैं, जिनके कारण उन्हें विकसित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि जिस 7 स्टॉर्स ग्रेट फ्रीडम स्वॉर्ड तकनीक का उसने अभ्यास किया था, उसमें भी मानसिक स्थिति की ऐसी ही जरूरतें थीं। सौभाग्य से इस प्रणाली के साथ उसकी स्थिति विशेष थी, जिससे वह उस पहलू को दरकिनार कर सका। चूंकि मेरी मानसिक स्थिति कमजोर बनी रही, इसलिए मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि भ्रम को पूरी तरह तोड़ने और अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए मुझे इच्छा की परीक्षा से गुजरना होगा। पहाड़ छोड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य इच्छा की इस परीक्षा का अनुभव करना था, और दाओवादी लू से मुलाकात के बाद मुझे लगा कि मेरी सफलता का उत्प्रेरक आप ही हो सकते हैं, कि इच्छा की परीक्षा आपके माध्यम से प्रकट होगी। यही कारण है कि मैंने पहले ताओवादी लू से मेरा मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया था। बोलते समय जियाओ जियुए की अभिव्यक्ति शांत और संयमित रही। इच्छा की परीक्षा। अर्जुन केलोरा को ये शब्द सुनकर एहसास हुआ। वह पहले केवल इतना ही जानता था कि पीच ब्लॉसम वू के कारण जियो शियुए उसके निकट आना चाहती थी तथा उससे मार्गदर्शन मांग रही थी, लेकिन उन्हें इसकी बारीकियां समझ में नहीं आईं। जियो जियू की बातें सुनकर अर्जुन केलोरा को अचानक समझ आ गया। तथाकथित इच्छा की परीक्षा का तात्पर्य भावना और अंतरंगता के मामलों के अनुभव से है। जियो शियुए पहाड़ से नीचे उतरी थी, अपनी बाधा को तोड़ने के लिए ऐसे अनुभवों से गुजरने के लिए तैयार थी। लेकिन अर्जुन केलोरा से मुलाकात होने पर पीच ब्लॉसम वू के प्रभाव के कारण वे भावनाएं उसके प्रति प्रकट हो गईं। जियो शियुए ने स्वयं यह महसूस किया। यही कारण है कि रूई पेविलियन में वह लगातार उसका निरीक्षण और जांच करती रही। उन्होंने बिना किसी निश्चित गंतव्य के यात्रा करने की अपनी मंशा भी सक्रिय रूप से व्यक्त की तथा अर्जुन केलोरा से मार्गदर्शन का अनुरोध किया। उसका लक्ष्य उसके माध्यम से इच्छा की इस परीक्षा से गुजरना था, जिससे उसे सफलता मिल सके। अब उसने सब कुछ उजागर कर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अर्जुन केलोरा से किसी तरह सहायता की उम्मीद कर रही थी। एक मित्र के रूप में मेरे लिए ये स्वाभाविक है कि मैं दाओवादी जियाओ को उसकी कठिनाइयों से उबरने में मदद करूं। मुझे नहीं पता कि ताओवादी जियो इस परीक्षण से कैसे गुजरना चाहता है, लेकिन अगर मैं कोई सहायता प्रदान कर सकता हूं तो मैं ऐसा करूंगा। चूंकि उसने इतना खुलकर बात की थी, अर्जुन केलोरा को मना करना उचित नहीं लगा, इसलिए उसने तदनुसार जवाब दिया। मैं स्वयं भी इस इच्छा परीक्षण की बारीकियों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हूं। मूल रूप से जब आपके साथ दाओवादी लू होता था तो मेरा मन अस्त व्यस्त हो जाता था और स्वचालित रूप से मेरी तकनीक सक्रिय हो जाती थी। इसलिए मैं एक प्रयास में आपके सहयोग का अनुरोध करना चाहता था, लेकिन कल रात के बाद जियाओ जियुए की शीतल अलौकिक सुंदरता, जो एक चंद्र परी के समान थी, ने उसकी स्थिति के बारे में शांत शुद्धता के साथ बात की। जब उसने पहली बार सर्वोच्च विस्मृति तकनीक की साधना करने का निर्णय लिया, तो उसने स्वयं को मृत्यु तक ताओ का अनुसरण करने की मानसिकता के साथ संकल्पित किया था। अब जबकि रास्ता उसके सामने था, वह एक युवा युवती की तरह हिचकिचाहट नहीं करेगी। ये जियो जियू की बातें सुनकर अर्जुन केलोरा अचंभित रह गया। हालांकि उसके मन में जियाओ जियाओ के बारे में विचार थे, लेकिन उसने उसकी स्थिति और पहचान के कारण उन्हें दबा दिया था। लेकिन अब वह अनिवार्य रूप से इस इच्छा की परीक्षा के साथ खुद को उसके सामने फेंकने की पहल कर रही थी। इस स्थिति में यदि वह सहयोग करने के लिए सहमत हो जाता है और शायद चीजों को और आगे बढ़ाता है,
तो वह ब्लू क्लाउड संप्रदाय में लौटने से पहले जियो शियाओं को बच्चे पैदा करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि अर्जुन केलोरा का वास्तव में इतना आगे जाने का इरादा नहीं था। कोर फॉर्मेशन शिष्य के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। इच्छा की इस परीक्षा के बारे में मेरे कुछ विचार हैं। इसमें मेरी भागीदारी जरूरी नहीं है। ताओवादी जियाओ शायद इसे इस तरह आजमा सकते हैं। कुछ विचार विमर्श के बाद अर्जुन केलोरा ने चतुराई से बात की। ऐसे सहज अवसर के लिए यदि कोई और होता तो वह मना नहीं करता, लेकिन जियो शियुए की स्थिति ने उसे एक ऐसा अस्तित्व बना दिया था जिसे भड़काने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इस रास्ते पर चलने से बहुत कम लाभ हुआ और गंभीर परिणाम भुगतने का जोखिम भी उठाना पड़ा। इसलिए यदि वह इस मुकदमे को स्वयं हल कर सके तो यह उसके लिए अच्छा होगा। क्या ये वास्तव में व्यवहार्य है? अर्जुन केलोरा के शब्दों को सुनने के बाद जियो शियुए एक पल के लिए चुप हो गई। जाहिर है उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना बाहरी दिखावे से लगता था। आखिरकार अर्जुन केलोरा की उपस्थिति में उसकी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक ने अपनी प्रभावशीलता खो दी तथा वह सच्चा एकाग्रचित ध्यान प्राप्त करने में असमर्थ हो गई। दाओवादी जियो कोशिश कर सकते हैं। अर्जुन केलोरा ने उसे एक ध्यान तकिया दिया। शहर की यात्रा की उनकी योजना भी तदनुसार समायोजित की गई। अपने कमरे में जियो शियु गुलाबी कुशन पर शांति से बैठी थी। अचानक उसकी सुंदर भौं थोड़ी सी सिकुड़ गई। फिर उसके शुद्ध ठंडे चेहरे पर हल्की लालिमा छा गई और एक आकर्षक लालिमा छा गई। गुलाबी रंगत खिल उठी और उसके खूबसूरत चेहरे पर तेजी से लालिमा छा गई। उसके लाल होंठ खुल गए और उसकी सांसें तेज हो गईं। कई सांसों के बाद गुलाबी लालिमा उसके गालों से कानों तक फैल गई, जिससे उसके मनमोहक पारदर्शी कान पूरी तरह लाल हो गए। उसकी पतली हंस जैसी गर्दन भी धीरे धीरे लाल हो गई। उसकी चांदनी जैसी सफेद पोशाक के नीचे उसका उत्तम जैद जैसा रूप धीरे धीरे कांपने लगा। उसके सुंदर गोल पैरों को घेरे हुए मोतियों वाले सफेद जूते भी बेचैनी से कांप रहे थे। एक क्षण बाद परी के गले से एक दबी हुई दिव्य कराह निकली, जिससे उसकी भौहें पीड़ा से सिकुड़ गईं। फिर वह स्तब्ध, होंठ खुले, शरीर जमीन पर गिर पड़ा। हाँ हाँ हाँ। जियो शियुए की चकित आंखें छत की ओर देख रही थी क्योंकि वह ध्यानपूर्वक अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन देख रही थी। उस भारी स्वप्न जैसे क्षण में उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान मनस्थिति उस समय से मिलती जुलती है जब उसने कल रात को एक प्रभावशाली दृश्य देखा था जिसने उसकी आध्यात्मिक जड़ों को हिला दिया था। वास्तव में भ्रम को तोड़ने के लिए मुझे इस प्रकार की भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। जियो अंदर ही अंदर बड़बड़ाया। वह महसूस कर सकती थी कि इस पद्धति से उसे कुछ सहायता मिली। उसके हृदय में एक अवर्णनीय शांति का भाव उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सफलता में बाधा डालने वाले, परेशान करने वाले विचार काफी हद तक कम हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बाधाएं थोड़ी ढीली हो गई हो, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। सर्वोच्च विस्मरण तकनीक घूम गई जैसे ही जियो शियुए की शांत ठंडी आंखें खुद से बुदबुदाईं। उसकी जैद जैसी बाहों ने उसे ऊपर उठाया और उसने हल्के से अपनी पोशाक ठीक की। फिर जियाओ शियायु कमरे से बाहर निकली, एक बार फिर अर्जुन केलोरा को ढूंढने।